विधवा ने अपनी मालकिन से भुगतान के रूप में एक टेढ़ा मेढ़ा घर स्वीकार कर लिया, लेकिन उस घर के टेढ़े होने की वजह ने उसकी जिंदगी बदल दी। प्रिया एक ऐसी विधवा थी जिसके 6 बच्चे थे और वह भूखी मर रही थी। उसकी करोड़पति मालकिन ने उसे एक पुराना और टेढ़ा मेढ़ा घर भुगतान के रूप में दिया जिसे कोई नहीं चाहता था। वह घर इतना झुका हुआ था कि लगता था कि अभी गिरने वाला है, जिसके बारे में सब कहते थे कि वह। लेकिन जब उसे पता चला कि वह इतना टेढ़ा क्यों था, जब उसने उस बंद कमरे को खोला जिसकी वजह से पूरी इमारत एक तरफ झुक गई थी, तो उसे समझ आया कि उसे सिर्फ एक छत से कहीं ज्यादा मिला था और अब उसे अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर उसकी रक्षा करनी होगी जो उदारता ने उसे दिया था। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप हमें किस शहर से सुन रहे हैं और आइए कहानी शुरू करते हैं। जिस दिन प्रिया शर्मा ने अपने पति राजेश को बढ़ई की दुकान के बीचों बीच गिरते हुए देखा, उनका हाथ सीने से लगा हुआ था और आंखें दर्द से फटी हुई थीं, तो वह जान गई कि उसकी जिंदगी टुकड़ों में टूट गई थी। विदाई का समय नहीं था, कोई अंतिम शब्द नहीं थे, बस शरीर का कंक्रीट के फर्श पर जोर से गिरने की आवाज, उसकी सिसकियां और फिर वह गंभीर चुप्पी जो एक स्थायी भूत की तरह उसके घर में बस गई। राजेश 42 साल के थे, प्रिया 38 साल की और 6 बच्चे पालने थे। अर्जुन 14 साल का, जुड़वा रोहन और सोहन 11 साल के, मीरा 9 साल की, छोटी रिया 7 साल की और बच्चा कृष जो अभी 2 साल का ही हुआ था। पहले कुछ महीने नरक जैसे थे। दुकान बंद हो गई, कर्ज बढ़ता गया, लेनदार दरवाजे पर आकर भुगतान की मांग करते थे जिन्हें प्रिया पूरा नहीं कर पाती थी। उसने राजेश के औजार बेच दिए, उनके पास जो थोड़े बहुत अच्छे फर्नीचर थे, यहां तक कि अपनी शादी की अंगूठी भी, लेकिन कुछ भी काफी नहीं था। शिवगढ़, वह गांव जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी, अचानक उसे शत्रुतापूर्ण और ठंडा लगने लगा। पुरानी सहेलियां उसे दया या उससे भी बदतर, मुश्किल से छिपी हुई घृणा से देखती थीं। बेचारी प्रिया, चौक पर फुसफुसाते हुए कहते थे, वह अकेले उन 6 बच्चों को कैसे पालेगी। अक्टूबर की एक दोपहर, खाली पेट और घर में बच्चों के भूख से रोने की आवाज के साथ प्रिया गांव के बाहर आनंद हवेली तक गई। यह श्रीमती राधा देवी वर्मा की एक विशाल संपत्ति थी जो पूरे क्षेत्र में अपनी दौलत और मुश्किल स्वभाव के लिए जानी जाती थी। लोग कहते थे कि वह भी विधवा थीं, हालांकि उसे 20 साल से ज्यादा हो गए थे। लोग कहते थे कि वह पत्थर की तरह कठोर और बर्फ की तरह ठंडी थीं, लेकिन यह भी कहते थे कि वह अच्छा भुगतान करती थी। प्रिया ने कांपते हाथों से नौकरों के दरवाजे पर दस्तक दी। एक गंभीर चेहरे वाली बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला, जिसने उसे सिर से पांव तक अविश्वास से देखा। क्या चाहिए? मैं यह पूछने आई हूं कि क्या आपको मदद की जरूरत है? प्रिया ने अपना स्वाभिमान इस तरह निगलते हुए कहा जैसे वह पिसा हुआ कांच हो। मैं सफाई कर सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ, जो भी जरूरत हो। मेरे 6 बच्चे हैं और यहाँ इंतजार करो। उस औरत ने उसे बीच में ही रोक दिया और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। प्रिया तपती धूप में इंतजार करती रही। उसे महसूस हो रहा था कि पसीना उसकी पीठ से बह रहा है और शर्म उसके गालों पर जल रही थी। लगभग 1 घंटे बाद दरवाजा फिर से खुला। इस बार कोई और था, लगभग 60 साल की एक लंबी औरत, सादे लेकिन सुरुचिपूर्ण कपड़े पहने हुए। उसके चांदी जैसे बाल एक साफ सुथरे जूड़े में बंधे हुए थे। उसकी आंखें भूरी और भेदक थीं, जैसे वे प्रिया के हर रहस्य को पढ़ सकती हों जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रही थी। तुम राजेश शर्मा की विधवा हो? उसने बिना किसी प्रस्तावना के कहा। यह कोई सवाल नहीं था। हाँ श्रीमती जी। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 6 श्रीमती जी। और सबसे छोटा बच्चा कितने साल का है? 2 साल का श्रीमती जी। श्रीमती राधा देवी ने चुप्पी साधे हुए देखा जो एक अनंत काल तक चली। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। मुझे कोई चाहिए जो सफाई करे, खाना बनाए, बड़े घर का ध्यान रखे। काम भारी है, घंटे लंबे हैं, मुझे आलस्य या बहाने बर्दाश्त नहीं है। क्या तुम यह कर सकती हो? हाँ श्रीमती जी, प्रिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह कृष के साथ कैसे काम कर पाएगी। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, भुगतान उचित है, कल सुबह 6 बजे से शुरू करना, देर मत करना। और बस यही था। श्रीमती राधा देवी ने दरवाजा बंद कर दिया और प्रिया लगभग भागते हुए अपने घर वापस लौटी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि वह बाहर निकल आएगा। उस रात महीनों में पहली बार वह अपने बच्चों के लिए रोटी और दूध खरीद पाई। उसने उन्हें खाते हुए देखा। राहत और उदासी का एक मिश्रण था जिसने उसके गले को कस दिया था। लेकिन गांव में जबानें तुरंत चलने लगीं। प्रिया शर्मा, सम्मानित विधवा, अब करोड़पति के यहां नौकरानी का काम कर रही थी। कितनी शर्म की बात, कितनी गिरावट। बाजार में, चौक पर,
हर नुक्कड़ पर औरतें फुसफुसाती थीं, क्या उसमें कोई गरिमा नहीं है? शिवगढ़ की सबसे बड़ी गपशप करने वाली श्रीमती रमाबाई ने कहा, मैं इस तरह गिरने के बजाय भूखी मरना पसंद करूंगी। प्रिया टिप्पणियां सुनती और मुट्ठियां कसती थी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वह यह विलासिता नहीं कर सकती थी। उसके बच्चों को खाना चाहिए था। हवेली में पहले कुछ दिन थका देने वाले थे। प्रिया तब पहुंचती थी जब अभी भी अंधेरा होता था। अर्जुन को अपने भाइयों बहनों की देखभाल के लिए छोड़कर और सूरज डूबने के बाद ही वापस आती थी। बड़ा घर विशाल था। 3 मंजिलें, 20 से ज्यादा कमरे, संगमरमर के फर्श जिन्हें घुटनों के बल पहुंचना पड़ता था, विशाल खिड़कियां जिन्हें घंटों सफाई की जरूरत होती थी। और श्रीमती राधा देवी वर्मा जरूर सख्त थीं, लेकिन क्रूर नहीं थीं। वह उसे उन भूरी और अबूझ आंखों से काम करते हुए देखती थीं, लेकिन कभी उस पर चिल्लाती नहीं थीं, कभी उसे अपमानित नहीं करती थीं जैसा प्रिया को डर था। वास्तव में श्रीमती राधा देवी वर्मा के व्यवहार में कुछ अजीब था। कभी कभी जब प्रिया लाइब्रेरी की सफाई कर रही होती थी तो उसे करोड़पति की नजरें अपने ऊपर महसूस होती थीं। अन्य समय में श्रीमती राधा देवी वर्मा उससे अप्रत्याशित सवाल पूछती थीं। क्या तुम्हारा बड़ा बेटा स्कूल जाता है? क्या बच्चा स्वस्थ है? तुम्हारे पति क्या पढ़ते थे? प्रिया सम्मान के साथ लेकिन ईमानदारी से जवाब देती थी, और धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। श्रीमती राधा देवी वर्मा उसे अपने पुराने कपड़े, आर्यन के पुराने खिलौने कृष के लिए, अर्जुन के लिए किताबें देने लगीं। छोटे छोटे हाव भाव जिन्हें प्रिया ने असीम कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया। नवंबर की एक दोपहर जब प्रिया दूसरी मंजिल के गलियारे में झाड़ू लगा रही थी, उसने श्रीमती राधा देवी वर्मा के दफ्तर से तेज आवाजें सुनी। वे उनके भतीजे राघव और भतीजी फाल्गुनी वर्मा थे, जो हर महीने अपनी चाची को देखने के बहाने हवेली आते थे, लेकिन वास्तव में वे केवल यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनकी विरासत बरकरार है। चाची, यह हास्यास्पद है कि आप इस विशाल घर में सिर्फ एक नौकरानी के साथ अकेली रहती हैं, राघव ने मधुर आवाज में कहा, जो उसकी आंखों की ठंडक से मेल नहीं खाती थी। आपको हमारे साथ चंडीगढ़ आकर रहना चाहिए। हम आपकी बेहतर देखभाल कर सकते हैं। मुझे देखभाल की जरूरत नहीं है, श्रीमती राधा देवी वर्मा ने रेगिस्तान की तरह सूखी आवाज में जवाब दिया, और खासकर तुम लोगों से नहीं, जो सिर्फ मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो ताकि जो कुछ मेरे पास बचा है उसे बांट सको। जो चुप्पी छाई वह तनावपूर्ण और ठंडी थी। प्रिया झाड़ू हाथ में लिए स्थिर खड़ी रही, हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। फिर उसने भतीजे भतीजी के गुस्से भरे कदमों की आवाज सुनी जो सीढ़ियों से उतर रहे थे। उनकी फुसफुसाहटें जहरीली थीं। बूढ़ी, जिद्दी, देखते हैं कौन अंतिम शब्द कहता है। उस रात जब प्रिया रसोई की सफाई खत्म कर रही थी, श्रीमती राधा देवी वर्मा एक गिलास पानी लेकर अंदर आईं, मेज पर बैठ गईं, जो वह कभी नहीं करती थीं, और उसे लंबे समय तक चुपचाप देखती रहीं। प्रिया, उसने आखिरकार कहा, अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा होता और अपना कोई बच्चा नहीं होता तो तुम क्या करती? सवाल ने उसे चौंका दिया। प्रिया ने कपड़ा सिंक पर रखा और अपनी मालकिन की ओर मुड़ी। मुझे नहीं पता श्रीमती जी, मुझे लगता है कि मैं यह सुनिश्चित करती कि यह गलत हाथों में न पड़े। श्रीमती राधा देवी वर्मा पहली बार मुस्कराईं। वह एक गर्म मुस्कान नहीं थी, बल्कि दुखद, थकी हुई थी। तुम जितनी दिखती हो उससे ज्यादा होशियार हो, प्रिया ने फुसफुसाया। प्रिया को यह समझ नहीं आया कि इसका क्या जवाब दे, लेकिन वह बातचीत उसके दिमाग में कई दिनों तक घूमती रही। 2 हफ्ते बाद एक शनिवार दोपहर श्रीमती राधा देवी वर्मा ने उसे शिवगढ़ के बाहर चंडीगढ़ जाने वाली सड़क के पास अपनी एक संपत्ति का निरीक्षण करने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहा। प्रिया ने अपने बच्चों को एक पड़ोसी के पास छोड़ा और करोड़पति की गाड़ी में बैठी, घबराई हुई और भ्रमित। वे खरपतवारों से ढकी एक बड़ी जमीन पर पहुंचे जहां मिट्टी और लकड़ी का एक पुराना घर खड़ा था, लेकिन उस घर के बारे में सबसे अजीब बात यह थी कि वह पूरी तरह से एक तरफ झुका हुआ था, जैसे किसी विशाल हाथ ने उसे धक्का दिया हो। दीवारें असंभव कोणों पर मुड़ी हुई थीं, छत गिरने वाली लगती थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं। यह मेरा पुराना घर है, श्रीमती राधा देवी वर्मा ने कहा। जब वे इमारत के चारों ओर घूम रहे थे, मेरे दादाजी ने इसे लगभग 100 साल पहले बनवाया था, लेकिन यह दशकों से वीरान पड़ा है। कोई इसे नहीं चाहता। लोग कहते हैं कि यह भूतिया है। प्रिया ने उत्सुकता से घर को देखा, डर से ज्यादा। वह भूतों में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन उसने कुछ अजीब जरूर देखा। झुकाव एक जैसा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी चीज घर को एक खास तरफ खींच रही थी। यह इतना टेढ़ा क्यों है श्रीमती जी? श्रीमती राधा देवी वर्मा ने उन भूरी और भेदक आंखों से देखा, और एक पल के लिए प्रिया को लगा कि उसे जवाब मिल जाएगा। लेकिन करोड़पति ने फिर से उस रहस्यमयी
और थकी हुई मुस्कान के साथ मुस्कुराया। यह प्यारी प्रिया, एक रहस्य है जिसे केवल मैं जानती हूं। वे चुप्पी साधे हवेली वापस लौट गए, लेकिन प्रिया उस टेढ़े मेढ़े घर और श्रीमती राधा देवी वर्मा के शब्दों के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। वहां कुछ छिपा हुआ था, कुछ महत्वपूर्ण, और बिना जाने क्यों उसे लग रहा था कि वह रहस्य उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। जवाब उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा जल्दी और ऐसे तरीके से आएगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि 3 दिन बाद एक मंगलवार दोपहर श्रीमती राधा देवी वर्मा का बेटा अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ मुंबई से मिलने आएगा, और वह 5 साल का बच्चा, शरारती और जिज्ञासु, हवेली के बगीचों में बने कृत्रिम झील के किनारे बहुत करीब चला जाएगा। और जब वह चिल्लाता हुआ और डेस्परेट होकर पानी में गिरेगा तो प्रिया ही वहां पास होगी। प्रिया को ही अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला 1 सेकंड के अंश में लेना होगा। मंगलवार की सुबह भीषण गर्मी के साथ उठी, जो तूफान का संकेत दे रही थी। प्रिया हमेशा की तरह सुबह 6 बजे हवेली पहुंची, लेकिन घर में असामान्य हलचल थी। श्रीमती राधा देवी वर्मा रसोई में थीं और दूसरी नौकरानी, एक युवा महिला जिसका नाम रोशनी था, को आदेश दे रही थीं, जो खाना बनाने में मदद करती थी। मेरा बेटा आज मुंबई से आ रहा है, श्रीमती राधा देवी वर्मा ने बिना अपनी लिखी सूची से नजर हटाए घोषणा की। वह अपनी पत्नी वैशाली और मेरे पोते आर्यन को ला रहा है। मैं चाहती हूं कि सब कुछ बेदाग हो। दूसरी मंजिल का मुख्य कमरा चमकना चाहिए। नई चादरें, साफ तौलिए, बाथरूम में ताजे फूल। प्रिया ने सिर हिलाया और तुरंत काम पर लग गई। उसने श्रीमती राधा देवी वर्मा के बेटे जयंत वर्मा के बारे में सुना था, लेकिन उससे कभी मिली नहीं थी। रोशनी के अनुसार वह एक सफल इंजीनियर था जो अपनी मां से शायद ही कभी मिलने आता था। अपने व्यवसायों और शहर की जिंदगी में बहुत व्यस्त रहता था। जब वह आता है तो श्रीमती राधा देवी वर्मा घबरा जाती हैं। रोशनी ने उसे बताया जब वे कमरा तैयार कर रहे थे। मुझे लगता है कि उन्हें दुख होता है कि उनका बेटा उनसे इतना कम मिलने आता है। वह सिर्फ औपचारिकता के लिए आता है, जानती हो, हम जैसी नहीं जो रोज यहां रहती हैं। प्रिया ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने उस जानकारी को अपने दिल में रखा। वह इस तरह के दर्द को जानती थी, किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करने का दर्द जो आपको उतनी ही तीव्रता से प्यार नहीं करता। जयंत और उसका परिवार दोपहर लगभग 3 बजे एक काली BMW SUV में पहुंचे, जो बजरी वाली सड़क से प्रवेश करते ही धूल का गुबार उड़ाती हुई आई। प्रिया ने उन्हें दूसरी मंजिल की खिड़की से देखा। लगभग 35 साल का एक लंबा और सुंदर आदमी, महंगे लेकिन आरामदायक कपड़े पहने हुए। उसकी पत्नी, सुनहरे बालों वाली एक पतली महिला, बड़े धूप के चश्मे लगाए हुए, और बच्चा आर्यन, 5 साल का एक छोटा बच्चा जिसके बाल काले और घुंघराले थे। वह गाड़ी के पूरी तरह रुकने से पहले ही कूद गया। आर्यन, रुको! वैशाली ने तीखी और परेशान आवाज में चिल्लाया। तुम खुद को चोट पहुंचा लोगे। लेकिन बच्चा पहले ही घर की ओर भाग रहा था, हंसते और चिल्लाते हुए जैसे पूरी दुनिया उसका खेल का मैदान हो। श्रीमती राधा देवी वर्मा ने एक तनावपूर्ण मुस्कान के साथ उनका स्वागत करने के लिए बाहर निकली। प्रिया चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतरी ताकि कोई बाधा न हो, लेकिन श्रीमती राधा देवी वर्मा ने बुलाया, प्रिया, आओ, मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवाना चाहती हूं। प्रिया अपनी कमर पर हाथ बांधे हुए पास आई। जयंत और वैशाली की मूल्यांकन भरी नजरों को महसूस कर रही थी। यह प्रिया शर्मा है, श्रीमती राधा देवी वर्मा ने ऐसे स्वर में कहा जो प्रिया को लगभग गर्व भरा लगा। यह 2 महीने से मेरे साथ काम कर रही है। यह एक असाधारण महिला है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। प्रिया ने हल्के से सिर झुकाकर फुसफुसाया। जयंत ने शालीनता से उसका अभिवादन किया, लेकिन वैशाली ने अपनी सांस की ओर मुड़ने से पहले मुश्किल से उसे देखा। मां राधा, असहनीय गर्मी है। क्या इस घर में एयर कंडीशनर नहीं है? एयर कंडीशनर कमरों में है, श्रीमती राधा देवी वर्मा ने जबरदस्ती के धैर्य से जवाब दिया। प्रिया उन्हें दिखाएगी कि वे कहां ठंडक पा सकते हैं। जब वह मेहमानों के सामान के साथ सीढ़ियां चढ़ रही थी तो प्रिया ने आर्यन को हर जगह दौड़ते हुए, सब कुछ छूते हुए, ऐसे सवाल चिल्लाते हुए सुना जिनका कोई जवाब नहीं दे रहा था। बच्चे में उन छोटों की जंगली ऊर्जा थी जिन्होंने कभी सीमाएं नहीं जानी थीं। बाकी दोपहर तनावपूर्ण माहौल में बीती। श्रीमती राधा देवी वर्मा के मुख्य भोजन कक्ष में प्रिया द्वारा परोसे गए। रात के खाने के दौरान जयंत और वैशाली ने मुश्किल से श्रीमती राधा देवी वर्मा से बात की। बातचीत सतही थी, असहज ठहरावों से भरी थी। आर्यन 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठा। मेज के चारों ओर दौड़ने या मेजपोश खींचने के लिए लगातार उठता रहा। आर्यन, बैठ जाओ, वैशाली बिना विश्वास के कहती थी। बिना उसे देखे श्रीमती राधा देवी वर्मा अपने पोते को प्यार और उदासी के मिश्रण से देखती थीं।
प्रिया ने इसे तब देखा जब वह बर्तन उठा रही थी। करोड़पति ने बच्चे की ओर हाथ बढ़ाया जब वह उसके पास से गुजरा, लेकिन आर्यन उससे बचकर निकल गया और दौड़ता रहा। श्रीमती राधा देवी वर्मा की आंखों का दर्द प्रिया के लिए एक छुरा जैसा था। रात के खाने के बाद जयंत और वैशाली यात्रा की थकान का बहाना बनाकर अपने कमरे में चले गए। आर्यन, इसके विपरीत, अभी भी ऊर्जा से भरपूर था। श्रीमती राधा देवी वर्मा ने उसे बगीचे में खेलने के लिए बाहर जाने का सुझाव दिया जहां ज्यादा जगह थी। बच्चा बिना जवाब का इंतजार किए दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। प्रिया, श्रीमती राधा देवी वर्मा ने उसे बुलाया जब उसने बर्तन धोना खत्म कर लिया। बाहर जाओ और बच्चे पर नजर रखो। मुझे उसके माता पिता पर ध्यान देने का भरोसा नहीं है। प्रिया पेट में गांठ के साथ बगीचे में गई। सूरज डूबने लगा था। आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग रहा था। आर्यन पेड़ों के बीच दौड़ रहा था, काल्पनिक तितलियों का पीछा कर रहा था और पूरे जोर से चिल्ला रहा था। प्रिया सावधानी से उससे दूरी बनाए हुए थी, जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करने के लिए तैयार थी। हवेली का बगीचा विशाल था, जिसमें पूरी तरह से देखभाल की गई घास के क्षेत्र, पुराने गुलाब के पौधे और संपत्ति की सीमा के पास पीछे की ओर एक कृत्रिम झील थी, जिसे श्रीमती राधा देवी वर्मा के दादाजी ने दशकों पहले बनवाया था। झील का व्यास लगभग 20 मीटर था और यह विलो पेड़ों से घिरी हुई थी। सूर्यास्त की रोशनी में पानी गहरा और घना दिख रहा था। आर्यन एक चुंबक की तरह झील की ओर भागा। प्रिया ने अपनी गति तेज की। आर्यन, पानी के ज्यादा करीब मत जाओ, उसने मजबूत लेकिन विनम्र आवाज में बुलाया। बच्चे ने अपने कंधे पर से उसे देखा और उस शरारती मुस्कान के साथ मुस्कुराया जो सभी बच्चों में होती है जब उन्हें पता होता है कि वे कुछ वर्जित करने वाले हैं। फिर वह किनारे के और करीब दौड़ता रहा। आर्यन, रुको, प्रिया ने अब अपनी आवाज में जल्दबाजी के साथ जोर दिया, लेकिन बच्चा पानी के पास झुक गया, सतह पर तैरती किसी चीज से मोहित होकर। प्रिया 5 मीटर की दूरी पर थी जब उसने देखा कि क्या होने वाला था। 1 सेकंड के अंश से ठीक पहले आर्यन बहुत ज्यादा झुक गया, संतुलन खो दिया। उसके हाथ हवा में लहराए, पकड़ने के लिए कुछ ढूंढते हुए, और फिर वह एक छपछपाहट के साथ पानी में गिर गया, जो शाम की खामोशी में एक गोली की तरह गूंजा। प्रिया ने सोचा नहीं, गणना नहीं की, एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाई। वह कपड़े और जूते पहने हुए अपने कंधों पर दुनिया के पूरे वजन के साथ झील में कूद गई। पानी ठंडा और जितना लगता था उससे ज्यादा गहरा था। वह नीचे तक डूब गई, अपने पैरों के नीचे ठंडी कीचड़ महसूस कर रही थी इससे पहले कि वह ऊपर की ओर उछले। उसकी आंखें पानी की गंदगी से जल रही थीं, लेकिन वह आर्यन की छोटी आकृति को डूबते हुए देख पाई। उसके छोटे हाथ कमजोरी से लहरा रहे थे, उसका मुंह एक मूक चीख में खुला हुआ था। प्रिया अपने शरीर में बची हुई पूरी ताकत के साथ उसकी ओर तैरी। उसने बच्चे को कमर से पकड़ लिया। ठीक तब जब वह हार मानने वाला था, उसे अपनी छाती से खींच लिया और पैरों से किक मारी, पानी के वजन से लड़ते हुए जो उसके कपड़ों को भिगो रहा था और उसे नीचे खींच रहा था। हर हरकत एक पीड़ा थी। उसके फेफड़े हवा के लिए चिल्ला रहे थे, उसकी मांसपेशियां थकान से कांप रही थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह आर्यन को अपनी बाहों में लेकर सतह पर उभरी, खांसते और पानी थूकते हुए। बच्चा डरकर रो रहा था, इतनी छोटी उम्र के लिए आश्चर्यजनक ताकत के साथ उससे चिपटा हुआ था। प्रिया किनारे की ओर तैरती रही। हर एक हाथ पिछली से ज्यादा मुश्किल था, जब तक कि आखिरकार उसके हाथों ने घास को नहीं छुआ। वह बच्चे को अभी भी अपनी छाती से चिपटाए हुए झील से बाहर निकली। हिंसक रूप से कांप रही थी, हड्डियों तक भीगी हुई थी। आर्यन खांस रहा था और रो रहा था, लेकिन वह जीवित था, वह सांस ले रहा था। प्रिया ने उसे घास पर लेटाया और यह सुनिश्चित करने के लिए उसका मुंह देखा कि उसमें पानी फंसा न हो। बच्चा उसे बड़ी आंखों से देख रहा था, आंसुओं और डर से भरी हुई। सब ठीक हो गया, प्रिया ने उसके गीले बालों को सहलाते हुए फुसफुसाया। तुम अब सुरक्षित हो, सब ठीक हो गया। चीखें एक पल बाद आईं। श्रीमती राधा देवी वर्मा घर से उस गति से दौड़ रही थीं जिसे प्रिया उनकी उम्र की महिला में संभव नहीं मानती थी। उनके पीछे जयंत और वैशाली आ रहे थे, जिनके चेहरे डर से बिगड़े हुए थे। आर्यन, वैशाली चिल्लाई, अपने बेटे के पास घुटनों के बल गिरते हुए और उसे प्रिया की बाहों से खींचते हुए। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। जयंत भी घुटनों के बल बैठ गया, कांपते हाथों से अपने बेटे की जांच कर रहा था। श्रीमती राधा देवी वर्मा इसके विपरीत सीधे प्रिया को देख रही थीं। उनकी भूरी आंखें आंसुओं से भरी थीं। तुमने उसे बचाया, करोड़पति ने फुसफुसाया, तुमने उसे बचाया। प्रिया जवाब नहीं दे पाई। अचानक वह सारी एड्रेनालाइन जो उसे संभाले हुए थी गायब हो गई और वह बेकाबू होकर कांपने लगी।
श्रीमती राधा देवी वर्मा ने उसे अपनी शॉल में लपेटा और उसे उठने में मदद की। रोशनी। श्रीमती राधा देवी वर्मा ने घर की ओर चिल्लाया, जल्दी से कंबल और गर्म पानी लाओ। उस रात आर्यन को सावधानी के तौर पर अस्पताल ले जाने और अच्छे स्वास्थ्य के प्रमाण पत्र के साथ वापस आने के बाद प्रिया ने कपड़े बदले और गर्म चाय पी जब तक कि उसका कांपना बंद नहीं हो गया। श्रीमती राधा देवी वर्मा ने उसे अपने दफ्तर में बुलाया। करोड़पति अपने महोगनी डेस्क के पीछे बैठी थीं, हाथ बांधे हुए और नजर दीवार पर कहीं खोई हुई थी। जब प्रिया अंदर आई तो श्रीमती राधा देवी वर्मा ने ऊपर देखा। उनकी आंखें लाल थीं जैसे वह रोई हों। बैठ जाओ, उन्होंने धीरे से कहा। प्रिया ने पालन किया, अजीब तरह से घबराई हुई महसूस कर रही थी। श्रीमती राधा देवी वर्मा ने गहरी सांस ली, जैसे कुछ बहुत मुश्किल के लिए साहस जुटा रही हों। प्रिया, तुमने मेरे पोते के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, एक ऐसा बच्चा जिसे तुम जानती भी नहीं थी। तुम बिना सोचे, बिना कुछ मांगे पानी में कूद पड़ी। और यह, उनकी आवाज़ें टूट गई, यह कुछ ऐसा है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी और न ही चुका पाऊंगी। आपको मुझे कुछ भी चुकाना नहीं है श्रीमती जी, प्रिया ने ईमानदारी से जवाब दिया। कोई भी ऐसा ही करता नहीं, श्रीमती राधा देवी वर्मा ने दृढ़ता से कहा। कोई भी नहीं। ज्यादातर लोग मदद के लिए चिल्लाते, हिचकिचाते। तुम एक सेकंड के लिए भी नहीं हिचकिचाई। वह खड़ी हुई और खिड़की की ओर चलीं। महीनों से मैंने तुम्हें देखा है प्रिया, मैंने देखा है कि तुम शिकायत किए बिना कैसे काम करती हो। गांव की गपशप करने वालों के सामने तुम कैसे सिर ऊंचा करके अपना अपमान सहन करती हो। तुम अपने बच्चों से, अपने हर रेशे से कैसे प्यार करती हो। और आज तुमने पुष्टि की जो मैं पहले से जानती थी। तुम एक असाधारण महिला हो। प्रिया को लगा कि आंसू बहने वाले हैं, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। श्रीमती राधा देवी वर्मा डेस्क पर वापस आईं और एक दराज से एक फोल्डर निकाला, उसे खोला और कई दस्तावेज निकाले। क्या तुम्हें वह टेढ़ा मेढ़ा घर याद है जो मैंने तुम्हें 2 हफ्ते पहले दिखाया था? प्रिया ने भ्रमित होकर सिर हिलाया। वह घर तुम्हारा है। अब मैं उसे तुम्हें अपनी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में दे रही हूं। दस्तावेज यहां है। कल हम आधिकारिक हस्तांतरण के लिए वकील के पास जाएंगे। प्रिया अवाक रह गई। टेढ़ा मेढ़ा घर, वह झुकी हुई, पुरानी, त्याग दी गई संरचना ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके पास जो कुछ भी था उससे कहीं ज्यादा थी। श्रीमती जी, मैं नहीं जानती क्या कहूं। कुछ मत कहो, श्रीमती राधा देवी वर्मा ने मुस्कुराते हुए बीच में ही रोक दिया। बस इसे स्वीकार करो। यह तुम्हारा है और इसके अंदर जो कुछ भी है वह भी। वे अंतिम शब्द रहस्य के रूप में हवा में तैरते रहे। प्रिया ने पूछने के लिए मुंह खोला कि उनका क्या मतलब था, लेकिन श्रीमती राधा देवी वर्मा पहले ही दस्तावेज रख चुकी थीं और दरवाजे की ओर चल रही थीं। अब अपने बच्चों के साथ घर जाओ, करोड़पति ने कहा। कल हम विवरणों के बारे में बात करेंगे। प्रिया दहलीज पर रुक गई और उसे आखिरी बार देखा। धन्यवाद। इस दुनिया में जो कुछ भी मेरे लिए मायने रखता है उसे बचाने के लिए धन्यवाद। उस रात प्रिया अपनी छोटी किराए की झोपड़ी में सपनों में चलते हुए वापस लौटी। एक घर, श्रीमती राधा देवी वर्मा ने उसे एक टेढ़ा मेढ़ा, पुराना, परित्यक्त घर दिया था, लेकिन अंततः एक घर, अपनी खुद की जगह, उसके और उसके बच्चों के लिए एक बेहतर जीवन की ओर पहला कदम। लेकिन श्रीमती राधा देवी वर्मा के शब्दों में कुछ ऐसा था जो उसके दिमाग में गूंजता रहा, और इसके अंदर जो कुछ भी है वह भी। उस टेढ़े मेढ़े घर के अंदर क्या था? वह कौन सा रहस्य छिपाए हुए था जिसकी वजह से वह इस अजीब तरीके से झुक गया था? और श्रीमती राधा देवी वर्मा ने उदासी और राहत के मिश्रण के साथ क्यों मुस्कुराया जब उन्होंने कहा कि सब कुछ उसका है? जवाब वहीं थे, उस झुके हुए घर में उसका इंतजार कर रहे थे। और जब आखिरकार उसे उनका पता चला तो प्रिया को समझ आया कि आर्यन का बचाव सिर्फ वीरता का कार्य नहीं था। यह वह चाबी थी जो एक ऐसे भाग्य का द्वार खोलेगी जो उसकी और उसके 6 बच्चों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। लेकिन उससे पहले, स्थानांतरण और खोज से पहले, उसे कुछ ऐसा सामना करना होगा जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। श्रीमती राधा देवी वर्मा के भतीजे राघव और भतीजी फाल्गुनी का गुस्सा, जिन्हें अभी अभी पता चला था कि उनकी चाची ने अपनी एक संपत्ति एक साधारण नौकरानी को दे दी है और वे ऐसा नहीं होने देंगे। यह खबर शिवगढ़ में सूखे के मौसम में आग की तरह फैल गई। प्रिया शर्मा, गरीब विधवा जो दूसरों के फर्श साफ करती थी, अब उसके नाम पर एक संपत्ति थी। गांव की जहरीली जबानें बिना रुके काम कर रही थीं। बाजार में, चौक पर, मंदिर के दरवाजों पर गपशप हर बार दोहराए जाने के साथ बढ़ती और विकृत होती जा रही थी। लोग कहते हैं कि उसने करोड़पति के बेटे को फुसलाया,
श्रीमती रमाबाई ने महिलाओं के एक समूह से फुसफुसाया, इसलिए उसे घर मिला, जरूर उसके साथ कुछ चक्कर है। नहीं, मैंने सुना है कि बच्चा जानबूझकर झील में गिर गया, दूसरी ने जोड़ा। यह सब श्रीमती राधा देवी वर्मा से पैसे निकालने की एक योजना थी। प्रिया अफवाहें सुनती थी जब वह रोटियां खरीदने जाती थी या जब अपने बच्चों को स्कूल से लाती थी, और हर शब्द एक थप्पड़ जैसा था। लेकिन उसे अब पहले जितनी परवाह नहीं थी। उसके पास ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसके 6 बच्चों को आखिरकार अपनी छत मिलेगी, भले ही वह छत टेढ़ी हो। बुधवार सुबह श्रीमती राधा देवी वर्मा उसे अपनी SUV में लेने आईं। प्रिया घबराई हुई चढ़ी, उसके पेट में गांठ पड़ी हुई थी। वे वकील गुप्ता के कार्यालय जा रहे थे, जो मोटे चश्मे और सफेद मूंछों वाले एक गंभीर व्यक्ति थे, जिन्होंने 30 से ज्यादा सालों से वर्मा परिवार के कानूनी मामलों को संभाला था। जब श्रीमती राधा देवी वर्मा केंद्र की पथरीली सड़कों पर गाड़ी चला रही थीं, तो प्रिया ने एक काली कार देखी जो थोड़ी दूरी पर उनका पीछा कर रही थी। यह गहरे रंग की काली खिड़कियों वाली मर्सिडीज थी। उस वाहन में कुछ ऐसा था जिसने उसे चेतावनी के साथ सिहरन महसूस कराई। वकील का कार्यालय एक पुरानी 2 मंजिला हवेली में था, जिसमें लोहे की जाली वाली बालकनियां और नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे थे। जब वे मुख्य कार्यालय में दाखिल हुए तो प्रिया को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि 2 और लोग इंतजार कर रहे थे, राघव और फाल्गुनी वर्मा, श्रीमती राधा देवी वर्मा के भतीजे भतीजी। राघव लगभग 40 साल का एक आदमी था, जिसके बाल पीछे की ओर चिकनाई से संवारे हुए थे और महंगा सूट पहने हुए था, जो उसकी गणनात्मक नजर को छिपा नहीं सकता था। फाल्गुनी, उसकी छोटी बहन, 35 साल की थी और एक ऐसा चेहरा था जो सुंदर होता अगर उसके गहरे लाल रंग के होठों पर स्थायी रूप से कड़वाहट की अभिव्यक्ति न होती। चाची राधा, राघव ने मधुर आवाज में कहा, जो उसकी आंखों की ठंडक से मेल नहीं खाती थी। आपको यहां देखकर क्या आश्चर्य हुआ? हमें नहीं पता था कि आपकी वकील से मुलाकात है। मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं थी, श्रीमती राधा देवी वर्मा ने रूखेपन से जवाब दिया। मेरे मामलों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चाची, फाल्गुनी ने झूठी मिठास के साथ हस्तक्षेप किया, हम परिवार हैं। आपके हर काम से हमारा लेना देना है, खासकर जब परिवार की संपत्तियों को अजनबियों को देने की बात आती है। उनकी आंखें प्रिया पर ऐसी घृणा से गड़ी थीं जो लगभग स्पर्शनीय थी। प्रिया को लगा कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। वे इतनी जल्दी कैसे जान गए थे? प्रिया कोई अजनबी नहीं है, श्रीमती राधा देवी वर्मा ने गरिमा के साथ अपनी ठोड़ी ऊपर उठाकर कहा। उसने मेरे पोते की जान बचाई, कुछ ऐसा जो तुम में से कोई नहीं करता। यह उसे उन संपत्तियों को प्राप्त करने का अधिकार नहीं देता जो पीढ़ियों से हमारे परिवार की रही हैं। राघव ने शालीनता का मुखौटा गिराते हुए कहा, वह घर आपके दादाजी का था, हमारे परदादा का। आप उसे सिर्फ एक घरेलू नौकरानी को नहीं दे सकती। वकील गुप्ता ने अपनी डेस्क से असहज होकर खांसा। श्रीमती राधा देवी वर्मा को अपनी संपत्तियों का निपटान करने का पूरा कानूनी अधिकार है, जैसा वह उचित समझती हैं, उन्होंने पेशेवर आवाज में कहा। प्रश्न में घर 20 से ज्यादा सालों से उनके नाम पर है। हस्तांतरण करने के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं है, लेकिन एक नैतिक बाधा है, फाल्गुनी ने जोर दिया। चाची, वह घर हमारी पारिवारिक विरासत का हिस्सा है। आप ऐसा नहीं कर सकती। पिताजी और मां अपनी कब्र में करवट लेते अगर उन्हें पता चलता। तुम्हारे पिताजी के लिए, श्रीमती राधा देवी वर्मा ने ऐसी आवाज में जवाब दिया जो कांच की तरह तेज थी। वह मेरे छोटे भाई थे और एक लालची आदमी थे, जिन्होंने मुझसे अपनी पूरी जिंदगी पैसे उधार लिए बिना एक पैसा भी वापस नहीं किया। इसलिए मुझे पारिवारिक विरासत की चिंता करने की बात मत बताओ। जो चुप्पी छाई वह इतनी घनी थी कि प्रिया लगभग उसे अपनी त्वचा पर महसूस कर सकती थी। वह गायब होना चाहती थी, अदृश्य होना चाहती थी, उस पारिवारिक झगड़े के बीच में नहीं रहना चाहती थी। लेकिन श्रीमती राधा देवी वर्मा ने उसका हाथ पकड़ा और कसकर दबाया। वकील साहब, करोड़पति ने अपने भतीजे भतीजी से नजर हटाए बिना कहा, अभी हस्तांतरण के साथ आगे बढ़ें। अगले 30 मिनट यातनापूर्ण थे। प्रिया ने जहां बताया गया वहां कांपते हाथों और इतनी तेज धड़कते दिल के साथ हस्ताक्षर किए कि उसे यकीन था कि सभी उसे सुन सकते थे। राघव और फाल्गुनी एक कोने में बैठे रहे, उसे शुद्ध घृणा से देखते रहे, जो बदला लेने का वादा करती थी। जब प्रक्रिया समाप्त हुई और वकील ने उसे एक पीले लिफाफे में दस्तावेज दिए, तो प्रिया को लगा कि उसके पैर मुश्किल से उसे सहारा दे रहे थे। श्रीमती राधा देवी वर्मा ने अपने भतीजे भतीजी को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए उसे बाहर निकलने का मार्गदर्शन किया, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे,
राघव ने धीमी और धमकी भरी आवाज में कहा। यह ऐसे ही नहीं रहेगा चाची, हम इस हस्तांतरण को चुनौती देंगे। और जहां तक तुम्हारा सवाल है, उसकी आंखें प्रिया पर गड़ी थीं। अपने टेढ़े मेढ़े छोटे घर का मजा लो जब तक तुम कर सकती हो, यह तुम्हारा ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। हवेली वापस जाते समय एसयूवी में श्रीमती राधा देवी वर्मा लंबे समय तक चुपचाप गाड़ी चलाती रहीं। आखिरकार जब वे गांव से बाहर निकल रहे थे, उन्होंने कहा, उनकी बात मत सुनो। उनके पास वह घर तुमसे छीनने की कोई कानूनी शक्ति नहीं है। दस्तावेज तुम्हारे नाम पर हैं। यह तुम्हारा है प्रिया, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का। लेकिन प्रिया शांत महसूस नहीं कर रही थी। वह राघव जैसे पुरुषों को जानती थी, वह उस तरह की नफरत को जानती थी, और वह जानती थी कि वह केवल इसलिए नहीं रुकेगा क्योंकि कानून उसके पक्ष में नहीं था। उस दोपहर काम के बाद प्रिया ने अपने 6 बच्चों को अपनी छोटी किराए की झोपड़ी में इकट्ठा किया और उन्हें खबर दी। अर्जुन सबसे बड़ा उसे खुशी और अविश्वास के मिश्रण से देखा। एक घर, मां, सच में? सच में मेरे प्यार, यह पुराना है और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन यह हमारा है। आखिरकार हमारे पास अपनी जगह है। जुड़वां रोहन और सोहन खुशी से चिल्लाए। मीरा और रिया खुशी से रोते हुए अपनी मां से लिपट गईं। केवल 2 साल का छोटा कृष पूरी तरह से नहीं समझ पाया कि क्या हो रहा था, लेकिन वह मुस्कुराया क्योंकि बाकी सब मुस्कुरा रहे थे। अगले 3 दिन वे स्थानांतरण की तैयारी में लगे रहे। उनके पास पैक करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। कपड़े, कुछ बर्तन, बच्चों के पुराने खिलौने, स्कूल की कॉपियां, लेकिन हर चीज अब हल्की महसूस हो रही थी क्योंकि वे जानते थे कि वे उसे अपने घर ले जा रहे थे। शनिवार सुबह जल्दी वे एक पड़ोसी की मदद से टेढ़े मेढ़े घर पहुंचे जिसके पास एक पिकअप ट्रक था। बच्चे गाड़ी से दौड़ते हुए नीचे उतरे और खुले मुंह के साथ संपत्ति के सामने खड़े हो गए। घर प्रिया को याद था, उससे भी ज्यादा अजीब था। पूरी संरचना पूरब की ओर झुकी हुई थी, जैसे कोई बहुत भारी चीज उस तरफ से खींच रही हो। लाल टाइल की छत आंशिक रूप से धंसी हुई थी। मिट्टी की दीवारों में गहरी दरारें थीं। लकड़ी की खिड़कियां नमी से सूजी हुई थीं। सामने का बरामदा एक असंभव कोण पर मुड़ा हुआ था। घर के चारों ओर जमीन ऊंची खरपतवारों और जंगली पेड़ों से ढकी हुई थी, जिनकी दशकों से छंटाई नहीं की गई थी। मां, मीरा ने प्रिया का हाथ पकड़ते हुए फुसफुसाया, क्या हम सच में यहां रहेंगे? हाँ मेरे प्यार, और हम इसे धीरे धीरे ठीक करेंगे। तुम देखना, यह बहुत सुंदर हो जाएगा। लेकिन अंदर से प्रिया को संदेह हुआ, यह जगह कैसे रहने लायक होगी। उसके पास मरम्मत के लिए पैसे नहीं थे, मुश्किल से खाने के लिए पैसे थे। उसने मुख्य दरवाजा खोला, जो एक विलाप की तरह आवाज के साथ चरमराहट से खुला, और वे सब एक साथ अंदर चले गए। अंदर अंधेरा था और पुरानी नमी की गंध आ रही थी। लकड़ी का फर्श धूल और सूखे पत्तों से ढका हुआ था, जो टूटी खिड़कियों से अंदर आ गए थे। बैठक में पुरानी चादरों से ढका फर्नीचर था, जो अंधेरे में भूतों जैसा लग रहा था। लेकिन प्रिया का ध्यान सबसे ज्यादा घर के अजीब लेआउट पर गया। एक बड़ा बैठक कक्ष था, लकड़ी के चूल्हे वाली एक छोटी रसोई, बाईं ओर 2 कमरे, एक छोटा बाथरूम, और घर के पूर्वी तरफ एक छोटे गलियारे के अंत में एक बंद दरवाजा। दरवाजा मोटी लकड़ी का बना था, जिसमें एक पुरानी और जंग लगी ताला लोहे की कुंडी से लटका हुआ था। प्रिया उस दरवाजे के पास गई और अपनी हथेली से उसे छुआ। लकड़ी ठंडी थी, सामान्य से ज्यादा ठंडी, और जब उसने अपना कान सतह पर रखा तो उसे कुछ सुनाई देने लगा। कोई आवाज नहीं, बल्कि एक उपस्थिति, जैसे कमरा सांस ले रहा हो। मां, वहां क्या है? अर्जुन ने उत्सुकता से पास आते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, यह बंद है। क्या हम इसे खोल सकते हैं? प्रिया ने ताले को देखा। वह पुराना लेकिन मजबूत था। इसे खोलने के लिए औजारों या चाबी की जरूरत होगी। कल मैं इसे खोलने का तरीका ढूंढूंगी, उसने वादा किया। अब मुझे सफाई में मदद करो, हमारे पास बहुत काम है। उन्होंने पूरा दिन झाड़ू लगाने, पोंछा लगाने, पुराने फर्नीचर से चादरें हटाने, ताजी हवा अंदर आने के लिए खिड़कियां खोलने में बिताया। बच्चों ने आश्चर्यजनक ऊर्जा के साथ काम किया। थकान के बावजूद गाते और हंसते रहे। उनके लिए यह एक साहसिक कार्य था, एक नई शुरुआत। जब सूरज डूबने लगा तो प्रिया ने अपने साथ लाए राशन से एक साधारण रात का खाना बनाया। दाल, लकड़ी के चूल्हे पर गर्म की गई रोटियां और थोड़ा सा पनीर। उन्होंने बैठक के फर्श पर बैठकर खाया जैसे यह एक पिकनिक हो, और बहुत समय बाद पहली बार प्रिया को शांति जैसा कुछ महसूस हुआ। उस रात उन्होंने बच्चों को 2 कमरों में पुराने गद्दों पर सुलाया, जो उन्होंने एक अलमारी में पाए थे। प्रिया थोड़ी देर और जागती रही, टेढ़े मेढ़े बरामदे में बैठी, जंगली जमीन पर चमकते तारों को देख रही थी।
उसने श्रीमती राधा देवी वर्मा, उनकी उदारता, उनके शब्दों में छिपे रहस्य और जो कुछ अंदर भी है के बारे में सोचा। वह उठी और फिर से बंद दरवाजे की ओर चली। टूटी खिड़कियों से चांदनी अंदर आ रही थी, झुकी हुई दीवारों पर अजीब परछाइयां बना रही थी। प्रिया ने उंगलियों से ताले को छुआ और फिर से वह अप्राकृतिक ठंडक महसूस की। तुम क्या छिपाए हुए हो? उसने दरवाजे से फुसफुसाया। ऐसी क्या चीज है जो इतनी भारी है कि पूरा घर तुम्हारी ओर झुक जाता है? कोई जवाब नहीं आया। बेशक केवल रात की खामोशी और झींगुरों का दूर का गीत। लेकिन जब वह पुराने सोफे पर सोने के लिए बैठक में वापस लौटी तो प्रिया ने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले नहीं देखा था। बंद दरवाजे के फ्रेम पर अंधेरे में लगभग अदृश्य लकड़ी पर एक छोटा शिलालेख खुदा हुआ था। वह एक जलाई हुई मोमबत्ती के साथ पास आई और समय के साथ घिसे हुए शब्दों को पढ़ा। जिसकी तुम अपनी जान से रक्षा करते हो वह तुम्हारी रक्षा करेगा। एक सिहरन उसकी पीठ से दौड़ गई। यह किसने खुदा था? श्रीमती राधा देवी वर्मा के दादाजी ने। और इसका क्या मतलब था? प्रिया हटने ही वाली थी कि उसने कुछ ऐसा सुना जिसने उसे स्थिर कर दिया। बंद कमरे के अंदर से आती एक आवाज। वह तेज नहीं थी, धमकी भरी नहीं थी। वह सिर्फ एक हल्की चरमराहट थी, जैसे पुरानी लकड़ी का हिलना या किसी बहुत भारी चीज का मुश्किल से 1 मिलीमीटर हिलना। और फिर जो चुप्पी छाई, उसमें प्रिया ने कसम खाई होगी कि उसने कुछ और सुना, कुछ ऐसा जो असंभव रूप से एक गहरी, धीमी, धैर्यपूर्ण सांस जैसा लग रहा था। जैसे उस कमरे के अंदर जो कुछ भी था वह सालों दशकों से इंतजार कर रहा था। इंतजार कर रहा था कि कोई आए, इंतजार कर रहा था कि सही व्यक्ति आखिरकार दरवाजा खोले और खोजे कि श्रीमती राधा देवी वर्मा ने इतने समय तक दुनिया से क्या छिपा कर रखा था, जिसने उस घर को अपनी जिंदगी के सबसे बड़े रहस्य के वजन तले झुका दिया था। रविवार की सुबह ग्रे आसमान के साथ हुई जो बारिश का वादा कर रहा था। प्रिया पुराने सोफे पर जागी। शरीर में दर्द था और दिमाग अशांत था। पिछली रात की आवाजों ने उसे अच्छी तरह से सोने नहीं दिया था। घर की हर चरमराहट, पुरानी लकड़ी की हर आहट उसे उस बंद कमरे और उसके पीछे क्या छिपा हो सकता है के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती थी। उसने लकड़ी के चूल्हे पर कॉफी बनाई और उसे पीने के लिए बरामदे में गई, जबकि बच्चे अभी भी सो रहे थे। सुबह की भूरी रोशनी में जमीन अलग दिख रही थी, ज्यादा जंगली, ज्यादा परित्यक्त। संपत्ति को घेरे हुए पेड़ विशाल और मुड़े हुए थे, जिनकी शाखाएं आसमान की ओर गठिया वाले उंगलियों की तरह फैली हुई थीं। खरपतवार घर की खिड़कियों तक पहुंच गई थी। दूरी में वह कच्ची सड़क देख सकती थी जो संपत्ति को मुख्य सड़क से जोड़ती थी। वह कॉफी का आखिरी घूंट पी रही थी जब उसने वह कार देखी, वही काली मर्सिडीज जो वकील के कार्यालय तक उनका पीछा कर रही थी। वह घर से लगभग 50 मीटर दूर सड़क पर रुकी, लेकिन उसने इंजन बंद नहीं किया। काली खिड़कियों के कारण अंदर कौन था यह देखना असंभव था, लेकिन प्रिया को पूरी तरह से यकीन था कि वह राघव वर्मा था। कार वहां 5 अनंत मिनट तक रुकी रही, सिर्फ देख रही थी, सिर्फ इंतजार कर रही थी। फिर जितनी चुपचाप वह आई थी उतनी ही चुपचाप वह मुड़ी और लाल धूल का गुबार उड़ाते हुए चली गई। प्रिया के पेट में डर की गांठ पड़ गई। वह आदमी हार नहीं मानने वाला था और वह यहाँ अकेली 6 बच्चों के साथ एक ऐसे घर में थी जो मुश्किल से खड़ा था। जब बच्चे जागे तो प्रिया ने उन्हें सफाई और छोटे मोटे मरम्मत के कामों में व्यस्त रखा। अर्जुन ने कार्डबोर्ड और चिपकने वाली टेप का उपयोग करके एक टूटी खिड़की की मरम्मत करने में मदद की। जुड़वां बच्चों ने बगीचे से और खरपतवार निकाली। मीरा और रिया ने बरामदे में झाड़ू लगाई। यहां तक कि छोटा क्रिश भी टहनियां उठाकर एक बाल्टी में डालकर मदद कर रहा था। लेकिन प्रिया का दिमाग कहीं और था। वह उस बंद कमरे में थी, जंग लगे ताले में, फ्रेम पर खुदे शिलालेख में, उन आवाजों में जो उसने रात में सुनी थी। जिसकी तुम अपनी जान से रक्षा करते हो वह तुम्हारी रक्षा करेगा। इसका क्या मतलब था? वहां अंदर क्या था जिसे सुरक्षा की जरूरत थी या जो उसकी रक्षा कर सकता था? लगभग दोपहर में जब आखिरकार बारिश होने लगी तो एक अप्रत्याशित मुलाकात हुई। एक सफेद एसयूवी घर के सामने रुकी और उससे श्रीमती राधा देवी वर्मा नीचे उतरी, सादे लेकिन सुरुचिपूर्ण कपड़े पहने हुए, एक बड़े टोकरे को कंबल से ढके हुए। मैं यह देखने आई हूं कि तुम लोग कैसे बच गए हो, करोड़पति ने बरामदे में चढ़ते हुए, सबसे टेढ़ी तख्तियों से बचते हुए और तुम्हें कुछ चीजें देने के लिए। टोकरे में खाना था, ताजी पक्की हुई रोटी, पनीर, जैम, फल, दूध और यहां तक कि एक पूरा भुना हुआ मुर्गा भी था। बच्चे उत्साह से चमकती आंखों के साथ चारों ओर जमा हो गए। प्रिया को लगा कि आंसू बहने वाले हैं। श्रीमती जी, आपको? हाँ, मुझे, श्रीमती राधा देवी वर्मा ने दृढ़ता से बीच में ही रोक दिया।
और मुझे श्रीमती जी मत बुलाओ, मुझे राधा बुलाओ। तुम अब मेरे लिए काम नहीं करती, अब तुम एक दोस्त हो। शब्द हवा में तैरते रहे, अजीब और नए दोनों के लिए, लेकिन सच्चे भी। श्रीमती राधा देवी वर्मा घर में दाखिल हुईं और आलोचनात्मक नजर से उसे देखा। जब वह बंद दरवाजे की ओर जाने वाले गलियारे में पहुंची तो वह रुक गईं। उनका चेहरा गंभीर हो गया। क्या तुमने इसे खोलने की कोशिश की? उन्होंने दरवाजे से नजर हटाए बिना पूछा। मेरे पास चाबी नहीं है और ताला बहुत पुराना है, इसे तोड़ने के लिए औजारों की जरूरत होगी। श्रीमती राधा देवी वर्मा ने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला और समय के साथ काला पड़ चुकी एक छोटी चाबी निकाली। उन्होंने उसे प्रिया के सामने ऐसे पकड़ा जैसे वह कुछ पवित्र सौंप रही हो। ये चाबी है, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन इससे पहले कि तुम उस दरवाजे को खोलो, मुझे तुम्हें कुछ बातें समझानी है। क्या हम अकेले बात कर सकते हैं? प्रिया ने अर्जुन से अपने भाइयों बहनों का ध्यान रखने के लिए कहा और श्रीमती राधा देवी वर्मा के पीछे बरामदे में गई। वे टेढ़ी सीढ़ियों पर बैठ गए, जबकि बारिश जोर से गिर रही थी। उनके चारों ओर एक गोपनीयता का आवरण बना रही थी। श्रीमती राधा देवी वर्मा ने बात करने से पहले गहरी सांस ली। मेरे दादाजी किशनलाल वर्मा ने यह घर 90 साल से ज्यादा पहले बनवाया था। वह एक बहुत अमीर आदमी थे, लेकिन बहुत सतर्क भी थे। उन्हें बैंकों पर भरोसा नहीं था, वास्तव में किसी पर भी भरोसा नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति को एक खास तरीके से रखने का फैसला किया। प्रिया चुपचाप सुन रही थी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सालों तक मेरे दादाजी ने कीमती चीजें इकट्ठा की, औपनिवेशिक कला, प्राचीन धार्मिक मूर्तियां, क्रांति के समय के गहने, झकट्टेकास की खानों से चांदी के सिक्के, ऐतिहासिक दस्तावेज, दुर्लभ किताबें, ऐसी चीजें जिनकी आज किस्मत भर कीमत है। वह सब कुछ उस कमरे में रखते थे और दशकों बाद इतने सारे सामान का वजन ही था जिसने घर को इस तरह झुका दिया। प्रिया को लगा कि दुनिया उसके चारों ओर रुक गई है। बारिश की आवाज दूर हो गई। जब उसने बात की तो उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। क्या आप कह रही हैं कि उस कमरे के अंदर एक खजाना है? श्रीमती राधा देवी वर्मा ने पूरा किया। एक खजाना जिसे मेरे दादाजी ने मेरी दादी को विरासत में दिया था, जो फिर मेरे पिताजी को मिला, जो फिर मुझे मिला। लेकिन मैंने उसे कभी वहां से नहीं निकाला, कभी नहीं बेचा। मैंने इतने सालों तक उसे उस कमरे में छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरे परिवार को अंदर के असली मूल्य के बारे में पता चलता तो वे इसे हासिल करने के लिए मुझे मार डालते। लेकिन आपके भतीजे राघव और फाल्गुनी, वे नहीं जानते। वे जानते हैं कि घर मौजूद है, वे जानते हैं कि यह वीरान और टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन वे मानते हैं कि यह सिर्फ एक पुरानी बेकार संपत्ति है। मेरे दादाजी बहुत चतुर थे। उन्होंने कभी भी कमरे की सामग्री को किसी आधिकारिक सूची में दर्ज नहीं किया। दुनिया के लिए वे चीजें मौजूद नहीं हैं और मैंने उस रहस्य को 20 से ज्यादा सालों तक बनाए रखा। प्रिया को अचानक चक्कर आ गया। यह नहीं हो सकता था, यह असली नहीं हो सकता था। क्यों? उसने कांपते हुए आवाज में पूछा। आप मुझे यह क्यों बता रही हैं? आपने मुझे घर क्यों दिया? अंदर जो कुछ भी है उसके साथ। श्रीमती राधा देवी वर्मा ने उसे उन भूरी और भेदक आंखों से देखा, लेकिन इस बार उनमें कोमलता और गहरी उदासी थी। क्योंकि मेरे पास भरोसा करने के लिए कोई और नहीं है। मेरे पति 22 साल पहले मर गए। मेरा बेटा मुंबई में रहता है और सिर्फ औपचारिकता के लिए मुझसे मिलने आता है। उसके भतीजे सिर्फ मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि जो थोड़ा बहुत उनके पास है उसे बांट सकें। मैं अकेली हूं प्रिया, पूरी तरह से अकेली। उनकी आवाज टूट गई। लेकिन फिर मैंने तुम्हें काम करते हुए देखा। मैंने तुम्हें गरिमा के साथ अपमान सहन करते हुए देखा। मैंने तुम्हें अपने बच्चों से ऐसी ताकत से प्यार करते हुए देखा जो मुझ में कभी नहीं थी। और जब तुम बिना काम करते हुए सोचे समझे मेरे पोते को बचाने के लिए झील में कूद पड़ी, तो मैं जान गई कि तुम सही व्यक्ति थी, अकेली व्यक्ति जो इसकी हकदार थी। मैं यह स्वीकार नहीं कर सकती, प्रिया ने अचानक खड़े होते हुए कहा। यह बहुत ज्यादा है। मैंने वही किया जो कोई भी सभ्य व्यक्ति करता। मुझे इसके लिए एक खजाना नहीं चाहिए। यह इसके लिए नहीं है। श्रीमती राधा देवी वर्मा ने भी खड़े होते हुए जोर दिया। यह तुम कौन हो इसके लिए है। तुमने सबसे बड़ी कठिनाई में भी अपनी जिंदगी कैसे जी है। और क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम उस खजाने का उपयोग किसी अच्छे काम के लिए करोगी, अपने बच्चों के लिए, उन्हें वह जिंदगी देने के लिए जिसके वे हकदार हैं। प्रिया बहस करना चाहती थी, मना करना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे, क्योंकि उसके दिल की गहराई में वह जानती थी कि यह अवसर एक चमत्कार था, एक दूसरा मौका जो जिंदगी उसे इतने दुहक के बाद दे रही थी। श्रीमती राधा देवी वर्मा ने चाबी प्रिया की हथेली में रखी और प्रिया की उंगलियों को उसके चारों ओर बंद कर दिया।
कमरे को तब खोलो जब तुम तैयार हो। अपना समय लो। तुम्हें अभी कुछ भी तय करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम जानो कि अंदर जो कुछ भी है वह कानूनी रूप से तुम्हारा है। घर के दस्तावेजों में सामग्री शामिल है। यह विरासत के कानूनों द्वारा संरक्षित है, जिसे कोई नहीं छू सकता, मेरे भतीजे भी नहीं, भले ही वे कोशिश करें। और आपको इसमें से किसी की जरूरत नहीं है। श्रीमती राधा देवी वर्मा उदासी से मुस्कुराईं। मेरी जिंदगी हो चुकी है, मेरा मौका हो चुका है, अब तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की बारी है। वे लंबे समय तक चुपचाप बैठे रहे, बारिश को सुनते रहे। हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ था। आखिरकार श्रीमती राधा देवी वर्मा ने प्रिया को एक अप्रत्याशित गले लगाकर विदा किया और अपनी सफेद एसयूवी में पानी की चादर में गायब हो गईं। प्रिया चाबी हाथ में लिए बरामदे में खड़ी रही, कांप रही थी, ठंड से नहीं बल्कि डर के साथ मिली उम्मीद से। उस घर के अंदर, उस बंद दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा इंतजार कर रहा था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था, लेकिन कुछ ऐसा भी जो उसे कमजोर बनाता था। क्योंकि अगर राघव और फाल्गुनी को अंदर के असली मूल्य के बारे में पता चलता तो एक ऐसी जोरदार गड़गड़ाहट हुई जिसने घर को हिला दिया। बच्चों ने अंदर से डरकर चीखा। प्रिया उन्हें शांत करने के लिए जल्दी से अंदर गई। उस रात, एक साधारण रात के खाने के बाद और बच्चों को सुलाने के बाद, प्रिया हाथ में चाबी लिए बंद दरवाजे के सामने खड़ी थी। घर पूरी तरह से शांत था, सिवाय छत पर बारिश की लगातार आवाज और लकड़ी की कभी कभार चरमराहट के। उसने अपना हाथ ताले की ओर बढ़ाया। चाबी ताले में ऐसे खिसकी जैसे वह दशकों से इस पल का इंतजार कर रही हो। वह एक धात्विक क्लिक के साथ घूम गई जो गलियारे में एक गोली की तरह गूंजा। ताला खुल गया। प्रिया ने उसे कांपते हाथों से हटाया और जमीन पर गिरा दिया। उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। वह बर्फीला ठंडा था। उसने एक बार, दो बार, तीन बार गहरी सांस ली। फिर उसने धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे एक लंबी और दर्दनाक चरमराहट के साथ खुला। अंदर का अंधेरा पूर्ण था। प्रिया दहलीज के पार कुछ भी नहीं देख सकती थी, केवल अंधेरा और वह अजीब गंध, जैसे पुराने कागज और पुरानी लकड़ी और कुछ और जिसे वह पहचान नहीं पाई। उसने दरवाजे के पास रोशनी के स्विच को टटोला, लेकिन कोई नहीं मिला। बेशक नहीं, यह घर बहुत पुराना था। उस कमरे में बिजली नहीं थी। उसे मोमबत्तियों या तेल के दीपक की जरूरत होगी, कुछ ऐसा जिससे उस जगह को रोशन किया जा सके जो इतने लंबे समय से बंद थी। वह दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका दिल रुक गया। कमरे के पूर्ण अंधेरे में कुछ चमक रहा था। ज्यादा नहीं, बस एक हल्की चमक, जैसे किसी पॉलिश की हुई सतह पर रोशनी का प्रतिबिंब। लेकिन वह वहां था और ऐसा लग रहा था जैसे वह धीरे धीरे हिल रहा हो, जैसे सांस ले रहा हो। प्रिया अपने शरीर के सभी बालों के खड़े होने के साथ एक कदम पीछे हट गई और फिर उस अंधेरे कमरे की गहराई में कहीं से उसने एक ऐसी आवाज सुनी जो असली नहीं हो सकती थी। एक ऐसी आवाज जिसने उसे पूरी तरह से स्थिर कर दिया। धातु के धातु से टकराने की नाजुक आवाज, जैसे सिक्के गिर रहे हों या जंजीरें हिल रही हों या कोई भारी चीज परेशान होने के बाद अपनी जगह पर बैठ रही हो। और उस लगभग अगोचर आवाज के नीचे कुछ और, एक फुसफुसाहट, आवाजों की नहीं बल्कि कमरे के अंदर हवा का चलना। जैसे जगह इतने लंबे समय से बंद थी कि दरवाजा खोलने के साधारण कार्य ने कुछ ऐसा जगह दिया था जो सो रहा था। प्रिया ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे छाती में दर्द हो रहा था। वह गलियारे की दीवार से सटकर खड़ी हो गई, कांप रही थी, सांस लेने की कोशिश कर रही थी। कल दिन की रोशनी में मोमबत्तियों के साथ, अपने बच्चों के जागने के साथ घर में प्रवेश करेगी ताकि वह इतनी अकेली महसूस न करे। कल वह उस कमरे में जो कुछ भी इंतजार कर रहा था उसका सामना करेगी। लेकिन जब वह सोने की कोशिश करने के लिए बैठक में वापस लौटी तो उसका एक हिस्सा सच जानता था। उस दरवाजे को खोलने के बाद, अंदर सो रही चीज को परेशान करने के बाद, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। और सिर्फ उस खजाने के लिए नहीं जिसे वह खोजने वाली थी, बल्कि इसलिए कि उस दरवाजे को खोलकर उसने कुछ और आजाद कर दिया था। कुछ ऐसा जिसे श्रीमती राधा देवी वर्मा ने दशकों से बंद रखा था। एक ऐसा रहस्य जो इतना बड़ा, इतना भारी था कि उसने पूरे घर को अपने वजन तले झुका दिया था। एक रहस्य जिसे राघव और फाल्गुनी वर्मा खोजने वाले थे। क्योंकि ठीक उसी पल जब प्रिया सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन सफल नहीं हो पा रही थी, काली मर्सिडीज फिर से कच्ची सड़क पर खड़ी थी और राघव अंदर था। धीमी और तत्काल आवाज में फोन पर बात कर रहा था। दूसरी तरफ किसी को सटीक निर्देश दे रहा था, ऐसे निर्देश जिनमें वह टेढ़ा मेढ़ा घर और एक विधवा शामिल थी जिसे आने वाले खतरे का कोई अंदाजा नहीं था।
सोमवार की सुबह एक परेशान करने वाली चुप्पी के साथ हुई। रात भर बारिश रुक गई थी, जमीन भीगी हुई थी और हवा में नमी भरी हुई थी। प्रिया सुबह जल्दी उठी। सोफे पर शरीर में दर्द था और दिमाग अभी भी बंद दरवाजे के पीछे सुनी गई आवाजों में फंसा हुआ था। उसने बच्चों के लिए नाश्ता तैयार किया, थोड़े से चीनी और दालचीनी के साथ गर्म दलिया, बची हुई आखिरी रोटियां, पतला कॉफी। जब वे खा रहे थे तो प्रिया ने देखा कि अर्जुन उसे चिंता से देख रहा था। माँ, क्या तुम ठीक हो? तुम थकी हुई लग रही हो। मैं ठीक हूं मेरे प्यार, बस अच्छी तरह से सोई नहीं। लेकिन यह सिर्फ यही नहीं था। पूरी रात उसे यह महसूस होता रहा था कि कोई बाहर से घर को देख रहा है। कई बार वह टूटी खिड़कियों से देखने के लिए उठी, लेकिन उसे अंधेरा और हवा से हिलते पेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। नाश्ते के बाद उसने अर्जुन से अपने भाइयों बहनों की देखभाल करने के लिए कहा। उसने रसोई की दर्राज में मिली 3 मोटी मोमबत्तियां, एक लाइटर लिया और दृढ़ कदम के साथ गलियारे की ओर चली। वह अब इसे टाल नहीं सकती थी। उसे यह जानने की जरूरत थी कि उस कमरे में क्या था। उसे यह समझने की जरूरत थी कि श्रीमती राधा देवी वर्मा ने उसे इतनी कीमती चीज क्यों दी थी। दरवाजा ठीक वैसा ही था जैसा उसने पिछली रात छोड़ा था, बंद और ताला जमीन पर पड़ा हुआ था। प्रिया ने तीनों मोमबत्तियां जलाईं, 2 को गलियारे के फर्श पर रखा ताकि बैकअप रोशनी हो और तीसरी को मजबूती से अपने हाथ में पकड़ा। फिर उसने दरवाजे को धक्का दिया। इस बार वह बिना किसी प्रतिरोध के खुला, जैसे कमरे ने स्वीकार कर लिया हो कि आखिरकार उसे प्रकट किया जाएगा। मोमबत्ती की रोशनी ने अंधेरे को भेद दिया और प्रिया ने जो देखा उसने उसे अवाक कर दिया। कमरा जितना उसने उम्मीद की थी उससे ज्यादा बड़ा था, शायद 5 गुणा 6 मीटर, लेकिन हर इंच भरा हुआ था। दीवारें गहरे रंग की लकड़ी की अलमारियों से ढकी हुई थीं और उन अलमारियों में सब कुछ था। सावधानी से ढेर की हुई चीजें, कपड़ों से ढकी हुई, श्रेणियों में व्यवस्थित, जो श्रीमती राधा देवी वर्मा के दादाजी के व्यवस्थित दिमाग को दर्शाती थीं। प्रिया एक कदम आगे बढ़ी, बेहतर देखने के लिए मोमबत्ती ऊपर उठाई। उसकी सांसें तेज हो गईं। सबसे नजदीकी शेल्फ पर फ्रेम की हुई धार्मिक पेंटिंग थीं, सुनहरे आलुओं वाली औपनिवेशिक देवियां, शांत अभिव्यक्तियों वाले संत, प्राचीन लकड़ी में नक्काशी किए गए क्राइस्ट। प्रिया ने शैली को पहचाना। हालांकि वह कला के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन वह भी देख सकती थी कि वे पुरानी थीं, बहुत पुरानी, सदियों पुरानी। आगे कांस्य तालों वाले लकड़ी के बक्सों में किताबें थीं, सैकड़ों किताबें। प्रिया ने सावधानी से एक बक्सा खोला और ऊपर वाला खंड निकाला। यह चमड़े के उभरे हुए कवर और समय से पीले पड़े पन्नों वाली एक विशाल किताब थी। शीर्षक पुरानी स्पेनिश में था, लगभग अपठनीय, लेकिन वह एक तारीख, 1683, 342 साल पुरानी, को पहचान पाई। वह कांपते पैरों से आगे बढ़ती रही। कमरे के केंद्र में लोहे के संदूक थे जिनमें ताले भी खुले हुए थे, जैसे श्रीमती राधा देवी वर्मा चाहती थीं कि प्रिया बिना किसी कठिनाई के सब कुछ तक पहुंच सके। वह पहले के सामने घुटने टेकी और उसे खोला। सिक्के, सैकड़ों, शायद हजारों चांदी के सिक्के मोमबत्ती की रोशनी में छोटे सितारों की तरह चमक रहे थे। प्रिया ने कांपते उंगलियों से एक उठाया। वह भारी, ठंडा था। उस पर एक ढाल और अक्षर खुदे हुए थे, जिन्हें वह अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन वह जानती थी कि यह औपनिवेशिक खानों से शुद्ध चांदी थी। दूसरे संदूक में गहने थे, विशाल मोतियों के हार, कीमती पत्थरों वाली अंगूठियां जो मोमबत्ती की रोशनी पड़ने पर रंगीन चमक बिखेरती थीं, सोने के कड़े, हीरे जड़े हुए प्राचीन ब्रोच। प्रिया गहनों के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन वह भी देख सकती थी कि ये वस्तुएं सिर्फ साधारण सजावट नहीं थीं, वे ऐतिहासिक खजाने थीं। तीसरे संदूक ने उसे लगभग रुला दिया। यह चांदी की ईंटों से भरा हुआ था, पूरी तरह से ढेर किया हुआ, हर एक एक ईंट के आकार का। प्रिया ने 30 ईंटें गिनी, फिर उसने गिनना बंद कर दिया क्योंकि आंसुओं ने उसकी आंखों को धुंधला कर दिया था। लेकिन यह सब नहीं था। कमरे के पीछे और अलमारियां थीं। वह उठी और उस ओर चली, महसूस कर रही थी कि उसके पैर मुश्किल से उसे सहारा दे रहे थे। उसे लकड़ी में नक्काशी की हुई धार्मिक मूर्तियां मिलीं, कुछ इतनी विस्तृत थीं कि वे जीवित लगती थीं। सोने और चांदी के प्याले, चमड़े की नलियों में लिपटे हुए पांडुलिपियां, हाथ से खींचे हुए प्राचीन नक्शे, लाल मोम की मुहरों वाले आधिकारिक दस्तावेज, जेड और ओब्सीडियन से बनी प्रागैतिहासिक मूर्तियां जो श्रीमती राधा देवी वर्मा के दादाजी ने अपनी यात्राओं में एकत्र की होंगी। एक कोने में मखमली कपड़ों में लिपटी हुई बिना फ्रेम की पेंटिंग थी। प्रिया ने एक को अत्यधिक सावधानी से खोला और लगभग मोमबत्ती गिरा दी। यह 17वीं शताब्दी की एक भारतीय महिला का चित्र था जो रेशम और फीते पहने हुए थी।
और भेदक आंखों से दर्शक को देख रही थी। पेंटिंग पर नीचे के कोने में हस्ताक्षर थे, लेकिन प्रिया ने नाम को नहीं पहचाना। हालांकि तकनीक, रंग, जिस तरह से रोशनी महिला के चेहरे से निकलती हुई लग रही थी, यह एक मास्टर का काम था। प्रिया ने पेंटिंग को सावधानी से रखा और लकड़ी के फर्श पर बैठ गई, खड़े रहने में असमर्थ। उसके चारों ओर, उस कमरे में जिसने पूरे घर को अपने वजन तले झुका दिया था, एक ऐसा खजाना था जो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा था। यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह इतिहास था, यह कला थी, यह पीढ़ियों की विरासत थी जिसे धैर्य और दूरदर्शिता के साथ जमा किया गया था। और अब यह उसका था, उसका और उसके 6 बच्चों का। उसे नहीं पता था कि वह कितनी देर तक वहां बैठी रही, मोमबत्ती के जलने के दौरान चुपचाप रोती रही। उसने अपने मृत पति राजेश के बारे में सोचा, जिसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक शिकायत किए बिना काम किया था। उसने उन अपमानों के बारे में सोचा जो उसने शिवगढ़ में सहे थे। उसने उन रातों के बारे में सोचा जब उसके बच्चे भूख से सो गए थे। उसने उन सभी बारों के बारे में सोचा जब उसने भगवान से एक मौके के लिए प्रार्थना की थी, बस एक, अपने बच्चों को एक बेहतर जीवन देने के लिए। और भगवान ने जवाब दिया था, लेकिन जैसा उसने उम्मीद नहीं की थी, एक बेहतर नौकरी या किस्मत के साथ नहीं, बल्कि श्रीमती राधा देवी वर्मा के माध्यम से। एक अकेली महिला जिसने प्रिया में कुछ ऐसा देखा था जो किसी और ने नहीं देखा था। गरिमा, दयालुता, बहादुरी, जिसकी तुम अपनी जान से रक्षा करते हो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। अब उसे दरवाजे के फ्रेम पर शिलालेख का मतलब समझ आया। श्रीमती राधा देवी वर्मा के दादाजी ने इस खजाने को अपनी जान से बचाया था, उसे दुनिया से छिपा कर रखा था, और अब वह खजाना प्रिया और उसके बच्चों की रक्षा करेगा। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर देगा। उन्हें वह भविष्य देगा जिसके वे हकदार थे, लेकिन पहले उसे उसकी रक्षा करनी थी। क्योंकि अगर राघव और फाल्गुनी को यहाँ क्या था, इसके बारे में पता चलता। अर्जुन की बैठक से चिल्लाहट ने विचार को बाधित कर दिया। माँ, जल्दी आओ। प्रिया कूद कर खड़ी हो गई, मोमबत्ती को सावधानी से फर्श पर रखा और बैठक की ओर भागी। उसने अपने 6 बच्चों को खिड़की के पास इकट्ठा देखा, डरे हुए चेहरों के साथ बाहर देख रहे थे। क्या हुआ? बाहर एक आदमी है, अर्जुन ने फुसफुसाया। वह घर की तस्वीरें ले रहा है। प्रिया टूटी खिड़की से बाहर झांकी और उसके पेट में गांठ पड़ गई। वह राघव वर्मा था। वह दिन के उजाले में बगीचे में खड़ा था, हाथ में एक पेशेवर कैमरा लिए हुए। वह घर के सभी कोणों से तस्वीरें ले रहा था, सामने से, किनारों से, धंसी हुई छत से, टूटी खिड़कियों से, और सबसे बुरा, उसने एक सुरुचिपूर्ण सूट पहना हुआ था और एक संतुष्ट मुस्कान थी जो कुछ भी अच्छा नहीं दर्शाती थी। प्रिया अपने गले में दिल धड़कते हुए बरामदे में निकली। राघव ने तस्वीरें लेना बंद कर दिया और उसे उस मुस्कान के साथ देखा जो एक दोस्ताना हावभाव से ज्यादा धमकी थी। नमस्ते प्रिया, उम्मीद है कि मैं बाधित नहीं कर रहा हूं। आप यहां क्या कर रहे हैं? सिर्फ संपत्ति का दस्तावेजीकरण कर रहा हूं, उसने मधुर आवाज में जवाब दिया। देखो, मेरे वकील ने मुझे सलाह दी कि इस घर की वर्तमान स्थिति को कानूनी रिकॉर्ड के लिए दर्ज करूं, समझे? श्रीमती राधा देवी वर्मा ने मुझे पहले ही दस्तावेज दे दिए हैं। घर कानूनी रूप से मेरा है, आप इसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। राघव की मुस्कान चौड़ी हुई, लेकिन उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी रहीं। ओह नहीं, मैं तुमसे घर छीनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं प्रिया। यह मुश्किल होगा, लेकिन इस मामले को सुलझाने के अन्य तरीके भी हैं। उसने कैमरा अपने बैग में रखा और बरामदे के पास आया। इस जगह को देखो, यह गिरने वाला है। इसमें बिजली नहीं है, इसमें नल का पानी नहीं है, दीवारों में बड़ी दरारें हैं, छत धंसी हुई है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ 6 छोटे बच्चों के साथ रहना सुरक्षित है? प्रिया को चेतावनी की सिहरन महसूस हुई। मैं इसे धीरे धीरे ठीक कर सकती हूँ। किस पैसे से? राघव की आवाज सख्त हो गई। तुम एक गरीब औरत हो प्रिया, बिना संसाधनों वाली एक विधवा, और इस घर को मरम्मत की जरूरत है जिसकी लागत लाखों रुपये होगी, शायद करोड़ों। तुम इसका भुगतान कैसे करोगी? यह आपका मामला नहीं है, लेकिन यह नगर निगम सुरक्षा विभाग का मामला है, राघव ने विजयी मुस्कान के साथ कहा। पता चला कि मेरा एक दोस्त वहां काम करता है और गलती से कल मैंने उससे कहा कि 6 बच्चों वाली एक विधवा एक संरचनात्मक रूप से असुरक्षित घर में रहने चली गई है। उसने मुझसे कहा कि वे निरीक्षण करने आएंगे, शायद कल, और जब वे इस जगह की हालत देखेंगे, उसने कंधे उचकाए, वे इसे खतरनाक घोषित कर देंगे। वे तुम्हें यहां रहने से मना कर देंगे, और फिर तुम क्या करोगी? प्रिया को लगा कि दुनिया उसके चारों ओर ढह रही है। वह सही था, घर एक आपदा था, और अगर नगर निगम सुरक्षा विभाग इसे रहने लायक नहीं घोषित कर देता। लेकिन चिंता मत करो,
राघव ने झूठी करुणा के साथ जारी रखा। मेरे पास एक समाधान है, मैं तुमसे घर खरीद लूंगा। मैं तुम्हें 50 रुपये की पेशकश करता हूं, नकद, आज ही। यह इस खंडहर की कीमत से ज्यादा है। उस पैसे से तुम गांव में कुछ अच्छा किराए पर ले सकती हो, जबकि तुम नौकरी ढूंढती हो। 50 रुपये। उसकी स्थिति में किसी के लिए यह एक खजाना था, लेकिन यह बंद कमरे में जो कुछ था उसकी तुलना में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं। यह बिक्री के लिए नहीं है, प्रिया ने दृढ़ आवाज में कहा, हालांकि अंदर से वह कांप रही थी। राघव की मुस्कान गायब हो गई, उसका चेहरा पत्थर में तराशे हुए जैसा सख्त हो गया। तुम्हें इसका अफसोस होगा, उसने धीमी और धमकी भरी आवाज में कहा। मेरी चाची ने यह संपत्ति तुम्हें देकर गलती की, और मैं उस गलती को किसी न किसी तरह से सुधारूंगा। वह मुड़ा और अपनी काली मर्सिडीज की ओर चला। चढ़ने से पहले वह आखिरी बार मुड़ा। ओह, और हां, मैंने शिवगढ़ में कुछ लोगों को इस घर और तुम्हारी अच्छी किस्मत के बारे में बताया है। तुम जानती हो गांव के लोग कैसे होते हैं, गपशपी, जिज्ञासु। मुझे लगता है कि जल्द ही तुम्हारे पास बहुत सारे आगंतुक होंगे। लोग पूछेंगे कि इस पुराने घर में क्या खास है कि मेरी चाची ने तुम्हें यह दे दिया। लोग अटकलें लगाएंगे, लोग छानबीन करेंगे। संदेश स्पष्ट था, राघव अफवाहें फैलाएगा, वह इस संपत्ति की ओर ध्यान आकर्षित करेगा, और अगर पर्याप्त लोग सवाल पूछने लगे तो अंततः कोई बंद कमरे का रहस्य खोज लेगा। मर्सिडीज चली गई और धूल उड़ाते हुए दूर चली गई। प्रिया बरामदे में खड़ी रह गई, गुस्से और डर से कांप रही थी। उसके बच्चे घर से बाहर निकले और उसके चारों ओर जमा हो गए। मां, वह आदमी कौन था? मीरा ने डरी हुई आवाज में पूछा। कोई महत्वपूर्ण नहीं मेरे प्यार, बस एक बुरा आदमी जिसे जल्द ही पता चलेगा कि वह हमें डरा नहीं सकता। लेकिन अंदर से प्रिया सच जानती थी, वह मुसीबत में थी, गंभीर मुसीबत में। राघव इस घर को उससे छीनने के लिए अपने सभी संसाधनों का उपयोग करेगा, और उसके पास वकीलों को रखने के लिए पैसे नहीं थे, उसके पास राजनीतिक संपर्क नहीं थे, उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक टेढ़े मेढ़े घर के जिसमें खजाने भरे थे, जिन्हें वह खतरनाक सवाल आकर्षित किए बिना बेच नहीं सकती थी। उसे मदद की जरूरत थी, और दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति था जो उसे दे सकता था। अर्जुन, उसने अपने सबसे बड़े बेटे को बुलाया। तुम्हें अपने भाइयों बहनों की देखभाल करनी होगी। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूं। तुम कहां जा रही हो? श्रीमती राधा देवी वर्मा से मिलने। यह इंतजार नहीं कर सकता। प्रिया कच्ची सड़क से मुख्य सड़क तक गई, जहां उसने एक बस रोकी जो उसे शिवगढ़ ले गई। वहां से उसने एक टैक्सी ली जिसके पैसे वह नहीं दे सकती थी। हवेली आनंद तक जब उसने नौकरों के दरवाजे पर दस्तक दी तो रोशनी ने खोला। प्रिया, तुम यहां क्या कर रही हो? मुझे लगा कि तुम्हें मुझे श्रीमती राधा देवी वर्मा से बात करने की जरूरत है। यह जरूरी है। रोशनी ने उसे अंदर जाने दिया और करोड़पति को खोजने गई। प्रिया रसोई में हाथ बांधे और दिल धड़कते हुए इंतजार करती रही। जब श्रीमती राधा देवी वर्मा अंदर आईं तो उनका चेहरा चिंता से भर गया। क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? बच्चे ठीक हैं? राघव आज सुबह घर आया था, प्रिया ने बिना किसी प्रस्तावना के कहा। उसने तस्वीरें लीं। उसने कहा कि वह नगर निगम सुरक्षा विभाग को बुलाएगा ताकि संपत्ति को खतरनाक घोषित किया जा सके, और वह गांव में अफवाहें फैला रहा है ताकि लोग पूछें कि उस घर में क्या खास है। श्रीमती राधा देवी वर्मा ने आंखें बंद कर लीं और एक लंबी, थकी हुई आह भरी। मुझे पता था कि वह ऐसा कुछ करेगा। मेरा भतीजा कभी हार नहीं मानता। उन्होंने आंखें खोलीं और प्रिया को दृढ़ता से देखा, लेकिन उसे नहीं पता कि वह किससे उलझ रहा है। न तो वह और न ही नगर निगम सुरक्षा विभाग। तुमसे वह घर छीन सकता है अगर तुम उसे बेचना नहीं चाहती हो। दस्तावेज कानूनी और अकाट्य हैं, लेकिन अगर वे इसे रहने लायक नहीं घोषित करते हैं तो मैं वहां नहीं रह पाऊंगी। और फिर राघव तब तक दबाव डालता रहेगा जब तक मेरे पास बेचने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा। नहीं, अगर हम घर की पहले मरम्मत करते हैं तो नहीं। मेरे पास मरम्मत के लिए पैसे नहीं हैं और आपने मुझे पहले ही बहुत कुछ दे दिया है। मैं आपसे और नहीं मांग सकती। श्रीमती राधा देवी वर्मा ने प्रिया के हाथ अपने हाथों में ले लिए। प्रिया, तुमने कमरा खोला। उसने आंसू आंखों में लिए हुए सिर हिलाया। क्या तुमने अंदर क्या है देखा? हाँ, मैंने सब कुछ देखा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह असली है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अब यह मेरा है। तो तुम जवाब जानती हो? श्रीमती राधा देवी वर्मा ने धीरे से कहा। एक चीज बेचो, सिर्फ एक, कुछ छोटा जो ज्यादा ध्यान आकर्षित न करे। उस पैसे का उपयोग घर की मरम्मत के लिए करो। इसे रहने लायक बनाओ, और जब नगर निगम सुरक्षा विभाग निरीक्षण करने आए
तो उनके पास इसे खतरनाक घोषित करने के लिए कोई कानूनी तर्क नहीं होगा। प्रिया ने बड़ी आंखों से उसे देखा। एक चीज बेचूं? लेकिन कैसे? कहां? किसे? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं लोगों को जानती हूं, समझदार संग्राहक, ऐसे लोग जो अच्छा भुगतान करते हैं और असहज सवाल नहीं पूछते। श्रीमती राधा देवी वर्मा मुस्कराईं। मेरे दादाजी अकेले नहीं थे जिनके संपर्क थे। जानती हो, दिन में पहली बार प्रिया को उम्मीद की एक किरण महसूस हुई। अपने घर वापस जाओ, श्रीमती राधा देवी वर्मा ने जारी रखा। कमरे से एक चीज चुनो, कुछ कीमती लेकिन बहुत बड़ा नहीं। उसे कल सुबह मेरे पास ले आओ और बाकी मुझ पर छोड़ दो। प्रिया ने करोड़पति को कसकर गले लगाया, अपनी कृतज्ञता को शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ। श्रीमती राधा देवी वर्मा ने गले लगाया और उस पल में दो अकेली महिलाएं तूफान के बीच में फंसे जहाज के मलबे की तरह एक दूसरे से चिपटी रहीं। जब प्रिया टेढ़े मेढ़े घर वापस लौटी तो देर हो चुकी थी। सूरज डूब रहा था, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग रहा था। उसके बच्चे उसे लेने दौड़ते हुए आए। राहत मिली कि वह वापस आ गई थी। उसने उनके लिए एक साधारण रात का खाना बनाया और उन्हें जल्दी सुला दिया, उन्हें ऐसे गाने गाते हुए जो राजेश जीवित रहते हुए उन्हें गाया करते थे। फिर जब पूरा घर शांत था, प्रिया हाथ में मोमबत्ती लिए बंद कमरे में वापस लौटी, संदूकों के सामने घुटने टेकी और सावधानी से उनकी सामग्री की जांच करने लगी। कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जिसे वह श्रीमती राधा देवी वर्मा के उपहार को धोखा दिए बिना बेच सके। आखिरकार दूसरे संदूक के तल में उसे एक हार मिला। वह सुंदर था लेकिन दिखावटी नहीं था। एक पतली सोने की चेन जिसमें एक अंडाकार पदक था, जिसमें एक युवा महिला का छोटा चित्र था। काम उत्कृष्ट था, स्पष्ट रूप से प्राचीन, शायद 19वीं सदी की शुरुआत का, कीमती लेकिन चांदी की ईंटों या औपनिवेशिक चित्रों जितना नहीं। प्रिया ने उसे मोमबत्ती की रोशनी में पकड़ा, पदक के विवरण की प्रशंसा करती हुई। फिर उसने उसे सावधानी से अपनी जेब में रख लिया। कल वह अपना भाग्य बदलना शुरू करेगी। लेकिन जब उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और बैठक में वापस लौटी तो उसने उस आकृति को नहीं देखा जो सड़क के दूसरी ओर पेड़ों से घर को देख रही थी। उसने चांदनी की रोशनी को प्रतिबिंबित करते हुए दूरबीन की चमक नहीं देखी। उसने अंधेरे में तस्वीरें लेते हुए कैमरे की क्लिक की आवाज नहीं सुनी। राघव वर्मा इसमें अकेला नहीं था। उसने किसी को काम पर रखा था, कोई जो उस घर की दिन रात निगरानी करेगा, कोई जो प्रिया के हर हरकत, हर प्रवेश, हर निकास, हर आगंतुक की रिपोर्ट करेगा। और जब आखिरकार उन्हें पता चलेगा कि उस टेढ़े मेढ़े घर में क्या रहस्य छिपा था, जब आखिरकार वे समझ जाएंगे कि श्रीमती राधा देवी वर्मा ने उसे एक साधारण नौकरानी को क्यों दिया था, तो असली युद्ध अभी शुरू होगा। मंगलवार की सुबह एक साफ आसमान के साथ हुई जो तीव्र गर्मी का वादा कर रहा था। प्रिया भोर से पहले उठी, बाथरूम के जंग लगे नल के ठंडे पानी से जितना हो सके उतना साफ हुई और अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने। प्राचीन हार उसके जेब में एक कपड़े की थैली में रखा हुआ था। उसके आकार से ज्यादा उसके अर्थ के कारण भारी लग रहा था। उसने अर्जुन को अपने भाइयों बहनों की देखभाल के लिए कड़े निर्देशों के साथ छोड़ दिया। किसी के लिए दरवाजा न खोलना, उन खिड़कियों को बंद रखना जिनमें अभी भी शीशे लगे हुए थे, और अगर वे राघव की काली मर्सिडीज देखते हैं तो पीछे के कमरे में छिप जाना जब तक कि वह चला न जाए। मां, तुम मुझे डरा रही हो, अर्जुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वह 14 साल का था लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा बड़ा लगता था, खासकर अपने पिता की मृत्यु के बाद से। मेरे प्यार, बस सावधान रहो, मैं दोपहर से पहले वापस आ जाऊंगी। आनंद हवेली तक की यात्रा अनंत महसूस हुई। अपने बच्चों से दूर बिताया गया हर मिनट एक पीड़ा थी, लेकिन जब आखिरकार वह पहुंची और श्रीमती राधा देवी वर्मा ने व्यक्तिगत रूप से दरवाजा खोला तो प्रिया को लगा कि वह फिर से सांस ले सकती है। अंदर आओ, अंदर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। श्रीमती राधा देवी वर्मा के निजी दफ्तर में प्रिया ने कांपते हाथों से हार निकाला। करोड़पति ने उसे खिड़की की रोशनी में देखा। पदक को विशेषज्ञ सावधानी से अपनी उंगलियों के बीच घुमाती रहीं। यह सुंदर है, मैं कहूंगी कि 18वीं सदी के अंत का, शायद यूरोप से औपनिवेशिक काल के दौरान भारत लाया गया। उन्होंने प्रिया की ओर देखा। तुमने अच्छा चुना, यह कीमती है लेकिन इतना दुर्लभ नहीं कि बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करे। कितना? आपको क्या लगता है कि इसकी कीमत कितनी होगी? प्रामाणिकता और उत्पत्ति के प्रमाण पत्रों के साथ खुले बाजार में इसकी कीमत 2 से 3 लाख रुपये के बीच हो सकती है, लेकिन हम खुले बाजार में नहीं जा रहे हैं। श्रीमती राधा देवी वर्मा ने हार को फिर से कपड़े में लपेटा। मेरा चंडीगढ़ में एक दोस्त है, एडमंडो कुमार। वह एक बहुत समझदार निजी संग्राहक है। मैंने उसे पहले भी चीजें बेची हैं,
वह सवाल नहीं पूछता और नकद भुगतान करता है। वह इसके लिए हमें 1.5 लाख रुपये दे सकता है। आज ही प्रिया को लगा कि उसके घुटने झुक रहे हैं। 5 लाख रुपये, यह उसके जीवन में देखे गए किसी भी पैसे से ज्यादा था। सच में? सच में। लेकिन हमें अभी जाना होगा। एडमंडो दोपहर 2 बजे तक अपने कार्यालय में है, फिर वह मुंबई की यात्रा करता है। अगर हम इसे आज करना चाहते हैं तो हमें अभी निकलना होगा। चंडीगढ़ तक की यात्रा में 1 घंटे से ज्यादा का समय लगा। श्रीमती राधा देवी वर्मा आत्मविश्वास के साथ राजमार्ग पर अपनी एसयूवी चला रही थीं, जबकि प्रिया खिड़की से बाहर देख रही थी। वास्तव में परिदृश्य को नहीं देख रही थी। उसका दिमाग टेढ़े मेढ़े घर में था, उसके बच्चों में, उस आदमी में जिसे राघव ने उनकी निगरानी के लिए काम पर रखा था। वे एक आलीशान आवासीय क्षेत्र में पहुंचे, जिसमें ऊंची दीवारों और बिजली के गेटों से सुरक्षित विशाल घर थे। श्रीमती राधा देवी वर्मा एक आधुनिक 3 मंजिला इमारत के सामने रुकीं, जो पूरी तरह से कांच और स्टील की बनी हुई थी। एक सुरक्षा गार्ड ने उन्हें अंदर जाने देने से पहले उनकी पहचान की जांच की। एडमंडो कुमार लगभग 60 साल का एक पतला और सुरुचिपूर्ण आदमी था, जिसके बाल पूरी तरह से सफेद थे और सुनहरे फ्रेम का चश्मा लगाए हुए था। उसका कार्यालय काम की जगह से ज्यादा एक संग्रहालय जैसा लगता था। दीवारें औपनिवेशिक चित्रों से ढकी हुई थीं, प्राचीन मूर्तियों से भरी अलमारियां, दुर्लभ किताबों से भरी महोगनी डेस्क। प्यारी राधा, तुम्हें देखकर कितनी खुशी हुई, उसने सुसंस्कृत आवाज में अभिवादन किया। फिर उसने प्रिया को उत्सुकता से देखा। और तुम्हारी दोस्त कौन है? कोई जिसे तुम्हारी समझदारी की जरूरत है? एडमंडो, हमेशा की तरह। संग्राहक ने समझदारी से सिर हिलाया। श्रीमती राधा देवी वर्मा ने उसे हार दिखाया। एडमंडो ने उसे घंटों महसूस करने वाले कई मिनटों तक एक जौहरी के आवर्धक लेंस के नीचे जांच की। आखिरकार वह मुस्कुराया। 19वीं सदी, 18 कैरेट सोना। लघुचित्र एक मास्टर का काम है, शायद फ्रांसीसी। तकनीक बेदाग है। उसने ऊपर देखा। मैं तुम्हें 5 लाख रुपये दे सकता हूं, नकद, अभी। प्रिया मुश्किल से विश्वास कर पा रही थी कि क्या हो रहा था। यह बहुत आसान था, बहुत तेज। क्या आपको कागजात, दस्तावेजों की जरूरत नहीं है? एडमंडो ने विनम्रता से मुस्कुराया। प्रिय, मेरे काम में कभी कभी उत्पत्ति की ज्यादा जांच न करना बेहतर होता है। मुझे राधा के निर्णय पर भरोसा है। अगर वह कहती है कि यह वैध है तो मेरे लिए पर्याप्त है। 20 मिनट बाद प्रिया उस कार्यालय से 500 और 1000 रुपये के नोटों से भरे एक लिफाफे के साथ बाहर निकली। 5 लाख रुपये, एक ऐसा वजन जो भौतिक था लेकिन प्रतीकात्मक भी, उम्मीद का वजन। वापसी की यात्रा में श्रीमती राधा देवी वर्मा ने उसे व्यावहारिक सलाह दी। मंजिल वर्मा को ढूंढो, वह शिवगढ़ में एक राजमिस्त्री है, क्षेत्र का सबसे अच्छा। उसे बताओ कि मैंने तुम्हें भेजा है। अगर तुम जल्दी काम करती हो तो वह 2 हफ्तों में तुम्हारा घर ठीक कर सकता है। मरम्मत के लिए 80 रुपये का उपयोग करो, बाकी आपात स्थितियों और अपने बच्चों के लिए बचाओ। और अगर राघव काम रोकने की कोशिश करता है तो वह नहीं कर सकता, यह तुम्हारी संपत्ति है। लेकिन जल्दी काम करो प्रिया, बहुत जल्दी। जब प्रिया टेढ़े मेढ़े घर वापस पहुंची तो लगभग दोपहर 3 बज चुके थे। उसके बच्चे उसे लेने दौड़ते हुए आए और उसने उन्हें ऐसी ताकत से गले लगाया जिससे वे हंसते हुए चिल्लाए। फिर उसने उन्हें पैसे वाला लिफाफा दिखाया, उन्हें ठीक ठीक नहीं बताया कि कितना था और समझाया कि वे घर की मरम्मत करने वाले हैं। सच में माँ? मीरा ने चमकती आंखों से पूछा। क्या इसमें बिजली और गर्म पानी होगा? हाँ मेरे प्यार, हमें जो कुछ भी चाहिए। उस दोपहर प्रिया गांव तक गई और मंजिल वर्मा को उसकी दुकान में मिला। लगभग 50 साल का एक आदमी जिसके हाथ बड़े थे और चेहरा धूप से झुलसा हुआ था। जब उसने श्रीमती राधा देवी वर्मा का नाम लिया तो मंजिल वर्मा सम्मान से सीधा खड़ा हो गया। अगर श्रीमती राधा देवी वर्मा भेजती हैं तो मैं आपके लिए काम करता हूं। हम कब शुरू करें? कल। और मुझे जरूरत है कि आप जल्दी, बहुत जल्दी काम करें। मंजिल वर्मा बुधवार को भोर में 5 पुरुषों के दल के साथ पहुंचा। उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया। उन्होंने छत की मुख्य बीमों को मजबूत किया, नई परत से दीवारों की दरारों की मरम्मत की, टूटी खिड़कियां बदलीं, गांव के एक इलेक्ट्रीशियन की मदद से बिजली लगाई, पानी के पाइप जोड़े, लकड़ी के फर्श को रेत कर पॉलिश किया। घर गतिविधि से भर गया। बच्चों ने औजार उठाकर और धूल झाड़कर मदद की। प्रिया ने मजदूरों के लिए भरपूर खाना पकाया और हर विवरण की देखरेख की। और मंजिल वर्मा ने अपना वादा निभाते हुए सूरज उगने से लेकर डूबने तक बिना रुके काम किया। लेकिन गुरुवार दोपहर जब प्रिया ज्यादा सामान खरीदने गांव गई
तो उसने फुसफुसाहटें सुनी। बाजार की महिलाएं उसके बारे में बात कर रही थीं। लोग कहते हैं कि उसे उस घर में छिपा हुआ पैसा मिला। नहीं, मैंने सुना है कि श्रीमती राधा देवी वर्मा उसे चुपचाप और पैसे दे रही हैं, और अगर वहां कुछ कीमती है तो वह उसे घर क्यों देती। प्रिया ने दांत पीसे और चलती रही। राघव द्वारा फैलाई गई अफवाहें जंगली घास की तरह बढ़ रही थीं, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी, सिवाय मरम्मत को जितनी जल्दी हो सके खत्म करने के। शुक्रवार को वह खबर आई जिसका प्रिया को डर था। मंजिल वर्मा ने उसे बुलाया जब वह रसोई में दोपहर का भोजन तैयार कर रही थी। श्रीमती प्रिया, बाहर कुछ आदमी हैं। वे कहते हैं कि वे नगर निगम सुरक्षा विभाग से हैं। प्रिया का दिल दर्दनाक रूप से उछला। वह बरामदे में निकली और सड़क पर खड़ी एक सफेद एसयूवी देखी। नीली शर्ट और क्लिपबोर्ड पहने हुए दो आदमी वाहन से नीचे उतरे और उनके पीछे अपनी काली मर्सिडीज में राघव वर्मा संतुष्टि की मुस्कान के साथ खड़ा था। नमस्ते, निरीक्षकों में से एक ने कहा, लगभग 40 साल का एक मजबूत आदमी। मैं नगर निगम सुरक्षा विभाग से इंजीनियर पाठक हूं। हमें एक रिपोर्ट मिली है कि यह संरचना असुरक्षित है। हम निरीक्षण करने आए हैं, अंदर आओ, प्रिया ने दृढ़ आवाज में कहा। हालांकि अंदर से वह कांप रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम मरम्मत कर रहे हैं। मंजिल वर्मा अपने मुड़े हुए ब्लूप्रिंट के साथ पास आया। इंजीनियर पाठक, मैं मंजिल वर्मा हूं, एक प्रमाणित राजमिस्त्री। यहां संरचनात्मक मरम्मत के ब्लूप्रिंट हैं जो हम कर रहे हैं। सब कुछ कोड के तहत, सब कुछ सुरक्षित। इंजीनियर ने भौहें सिकोड़ते हुए ब्लूप्रिंट की जांच की। उसका साथी संपत्ति का चक्कर लगा रहा था, तस्वीरें ले रहा था, दरारें माप रहा था, बीमों की जांच कर रहा था। राघव अपनी कार से हाथ बांधे और तनावपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ देख रहा था। निरीक्षण 2 घंटे से ज्यादा चला। प्रिया ने पेट में गांठ के साथ इंतजार किया, जबकि निरीक्षकों ने घर के हर कोने की जांच की। जब आखिरकार वे समाप्त हुए तो इंजीनियर पाठक एक गंभीर चेहरे के साथ पास आए। श्रीमती शर्मा, यह घर बहुत खराब स्थिति में था। कुछ मुख्य बीम सड़ी हुई थीं, छत गिरने का जोखिम था, बिजली की स्थापनाएं नॉन एग्जिस्टेंट और खतरनाक थीं। प्रिया को लगा कि दुनिया उसके ऊपर गिर रही है, लेकिन इंजीनियर ने जारी रखा, हालांकि जो मरम्मत आप कर रहे हैं वे पर्याप्त और पेशेवर हैं। अगर राजमिस्त्री वर्मा योजना के अनुसार काम जारी रखता है तो 1 सप्ताह में यह संरचना पूरी तरह से रहने लायक और सुरक्षित हो जाएगी। उसने अपना क्लिपबोर्ड पर हस्ताक्षर किया। कोई बेदखली आदेश नहीं है। आप काम पूरा होने तक यहां रहना जारी रख सकते हैं। बस मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि निर्माण क्षेत्रों के आसपास बच्चों के साथ सावधान रहें। प्रिया को गिरने से बचने के लिए दीवार के सहारे खड़ा होना पड़ा। मंजिल वर्मा ने सावधानी से मुस्कुराया। अन्य श्रमिकों ने राहत की आह भरी। राघव अपने चेहरे पर गुस्से के लाल रंग के साथ अपनी कार से उतरा। यह कैसे संभव है? यह घर एक सार्वजनिक खतरा है। श्री वर्मा, इंजीनियर पाठक ने पेशेवर लेकिन ठंडे स्वर में कहा, तकनीकी निरीक्षण आपके दावों का समर्थन नहीं करता है। इस संपत्ति की उचित मरम्मत की जा रही है। इसे खतरनाक घोषित करने का कोई कानूनी कारण नहीं है। लेकिन आप समझते नहीं हैं, इस महिला को यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी चाची ने गलती की। संपत्ति के मामले नगर निगम सुरक्षा विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। इंजीनियर ने बीच में ही रोक दिया। अगर आपको मालिक के साथ कानूनी समस्याएं हैं तो उन्हें अदालतों में हल करें। नमस्ते। निरीक्षक अपनी एसयूवी में चले गए। राघव अपनी मर्सिडीज के पास खड़ा रहा, क्रोध से कांप रहा था। तुम्हें पैसे कहां से मिले? उसने धीमी और खतरनाक आवाज में पूछा। यह सब भुगतान करने के लिए तुम्हें पैसे कहां से मिले? यह आपका मामला नहीं है, प्रिया ने दृढ़ आवाज में जवाब दिया, ऐसी बहादुरी ढूंढते हुए जो उसे नहीं पता था कि उसमें थी। तुम्हारी चाची ने तुम्हें घर से ज्यादा दिया है ना? राघव ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया। कुछ और है, कुछ जो यहां छिपा हुआ है। इसलिए घर टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए उसने तुम्हें यह दिया। कुछ कीमती है। मेरी संपत्ति से चले जाओ, प्रिया ने दृढ़ आवाज में कहा। अभी। राघव ने उसे लंबे समय तक देखा, फिर मुस्कुराया। लेकिन वह एक खुशहाल मुस्कान नहीं थी। यह किसी ऐसे व्यक्ति की मुस्कान थी जिसने अभी एक खतरनाक फैसला लिया था। यह ऐसे ही नहीं रहेगा, उसने फुसफुसाया। अगर मेरी चाची ने तुम्हें इस घर से ज्यादा कुछ दिया है तो मैं उसे खोज लूंगा, और जब मैं ऐसा करूंगा। उसने वाक्य पूरा नहीं किया, बस अपनी कार में चढ़ा और तेजी से चला गया। मंजिल वर्मा प्रिया के पास आया और उसके कंधे पर एक बड़ा और आरामदायक हाथ रखा। वह आदमी खतरनाक है। श्रीमती जी, सावधान रहें। अगले दिन काम के बवंडर में बीत गए। मंजिल वर्मा और उसकी टीम भोर से लेकर शाम तक काम करते रहे। प्रिया की आंखों के सामने घर बदल गया।
दीवारों को मजबूत किया गया और गर्म सफेद रंग से रंगा गया। छत की पूरी तरह से नई टाइलों के साथ मरम्मत की गई। खिड़कियों में अब चमकते शीशे और ठोस लकड़ी के फ्रेम थे। बिजली हर कोने को रोशन करती थी। गर्म पानी नए पाइपों से बहता था, लेकिन सबसे प्रभावशाली झुकाव था। मंजिल वर्मा ने संरचनात्मक समर्थन स्थापित किए थे, जिससे घर कम टेढ़ा लगता था। हालांकि पूर्ण पुनर्निर्माण के बिना यह कभी पूरी तरह से सीधा नहीं हो सकता था, फिर भी यह सुरक्षित था, यह रहने लायक था, यह एक घर था। रविवार को जब काम लगभग पूरा हो चुका था, श्रीमती राधा देवी वर्मा उनसे मिलने आईं। उन्होंने आंखों में आंसू लिए घर का चक्कर लगाया। मेरे दादाजी को गर्व होगा, उन्होंने फुसफुसाया। तुमने इस जगह को फिर से जिंदगी दी है। उस रात श्रीमती राधा देवी वर्मा के जाने के बाद प्रिया ने अपने बच्चों को उनके नए पेंट किए हुए कमरों में नई बिस्तरों पर सुलाया, जो उसने बचे हुए पैसे से खरीदे थे। बच्चे मुस्कुराते हुए सो गए, थके हुए लेकिन खुश। प्रिया बरामदे में बैठ गई, जो अब मरम्मत किया हुआ और स्थिर था, तारों को देख रही थी। बहुत समय बाद पहली बार उसने शांति महसूस की। उन्होंने सभी बाधाओं के बावजूद, राघव की धमकियों के खिलाफ, गांव की अफवाहों के खिलाफ, इस टेढ़े मेढ़े घर को एक घर में बदल दिया था। लेकिन शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। सुबह 3 बजे प्रिया एक अजीब आवाज से जाग गई, एक चरमराहट। लेकिन यह एक पुराने घर के सामान्य चरमराहट नहीं थी। यह किसी के सावधानी से चलने की, शोर न करने की कोशिश करने की चरमराहट थी। वह बिना लाइट जलाए उठी और नंगे पैर बैठक की ओर चली। नई खिड़कियों से चांदनी अंदर आ रही थी। फर्श पर लंबी परछाइयां बना रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। शायद यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। तभी उसने एक और आवाज सुनी। यह बाहर से आ रही थी, घर के पूर्वी तरफ से, उस तरफ से जहां बंद कमरा था। प्रिया सबसे नजदीकी खिड़की की ओर भागी और बाहर देखा। उसने जो देखा उससे उसका खून जम गया। बाहर एक आदमी था, पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए, एक छोटी टॉर्च के साथ। वह बंद कमरे की बाहरी दीवार की जांच कर रहा था, उसे हाथों से छू रहा था, एक मापने वाले टेप से कुछ माप रहा था और उसके पास अंधेरे में राघव वर्मा खड़ा था। वे कुछ ढूंढ रहे थे। वे यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि घर का वह हिस्सा इतना क्यों झुका हुआ था। वे कमरे का रहस्य खोजने वाले थे और प्रिया अपने घर के अंधेरे में अकेली, अपने 6 बच्चों के सोए हुए और निहत्थे के साथ जानती थी कि असली युद्ध अभी शुरू हुआ था। क्योंकि अगर राघव को उस कमरे में क्या था पता चलता, अगर वह समझ जाता कि उसकी चाची ने उसे क्या असली मूल्य दिया था, तो वह उसे छीनने के लिए कुछ भी नहीं रुकेगा। बिल्कुल कुछ भी नहीं। प्रिया ने अंधेरी खिड़की से देखा कि राघव और काले कपड़े पहने आदमी कमरे की बाहरी दीवार की जांच कर रहे थे। उनके हाथ पुरानी मिट्टी पर चल रहे थे, संकेतों की तलाश में, झुकाव की गहराई मापते हुए। आदमी ने कुछ ऐसा निकाला जो एक पोर्टेबल मेटल डिटेक्टर जैसा लग रहा था और उसे धीरे धीरे दीवार पर घुमाया। उपकरण ने लगातार बीप की आवाज निकाली। राघव अंधेरे में मुस्कुराया। यह एक शिकारी की मुस्कान थी जिसने अभी अभी अपना शिकार पाया था। प्रिया अपने सीने में दिल धड़कते हुए खिड़की से पीछे हट गई। उसे कुछ करना था, लेकिन क्या? अगर वह उनका सामना करने के लिए बाहर जाती तो वे हिंसक हो सकते थे। अगर वह पुलिस को बुलाती तो उनके पहुंचने तक वे जा चुके होते। और सबसे बुरा, अब राघव जानता था। शायद वह ठीक ठीक नहीं समझता था कि कमरे में क्या था, लेकिन वह जानता था कि वहां कुछ धात्विक, कुछ भारी, कुछ कीमती था। वह नए बिजली के तार के साथ स्थापित फोन पर भागी और आनंद हवेली का नंबर डायल किया। 4 बार बजा, 5, 6। आखिरकार श्रीमती राधा देवी वर्मा की नींद में आवाज ने जवाब दिया। नमस्ते श्रीमती राधा देवी वर्मा, मैं प्रिया हूं। राघव यहां है। वह किसी के साथ घर के बाहर है। उनके पास मेटल डिटेक्टर है। वे कमरे की जांच कर रहे हैं। वे जानते हैं कि कुछ है। लाइन के दूसरी तरफ चुप्पी केवल 1 सेकंड तक रही, लेकिन एक अनंत काल जैसा महसूस हुई। बाहर मत जाओ, सभी दरवाजे बंद कर दो, मैं अभी आ रही हूं और मैं मदद लाऊंगी। लाइन कट गई। प्रिया ने कांपते हाथों से फोन रखा और यह देखने के लिए भागी कि सभी दरवाजे बंद हैं या नहीं। फिर वह अपने बच्चों के कमरों में गई। अर्जुन जाग रहा था, डरी हुई आंखों के साथ अपनी बिस्तर पर बैठा था। मां, मैंने बाहर शोर सुना। मुझे पता है मेरे प्यार, तुम अपने भाइयों बहनों के साथ यहीं रहो, किसी भी कीमत पर बाहर मत जाना, समझे? अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन प्रिया ने उसकी आंखों में डर देखा। वह अभी भी बहुत छोटा था, इस तरह की धमकियों के साथ रहने के लिए बहुत छोटा। वह बैठक में वापस लौटी ठीक तब जब उसने मुख्य दरवाजे पर दस्तक सुनी। तेज, आधिकारिक, बिल्कुल दोस्ताना नहीं। प्रिया,
दरवाजा खोलो, मुझे पता है कि तुम जाग रही हो। यह राघव की आवाज थी, लेकिन उसमें कुछ अलग था। अब कोई शिष्टाचार का दिखावा नहीं था, कोई मुखौटा नहीं था, केवल शुद्ध क्रोध और लालच। मेरी संपत्ति से चले जाओ या मैं पुलिस को बुलाऊंगी। प्रिया ने दरवाजे के दूसरी तरफ से चिल्लाया। आगे बढ़ो, उसे बुलाओ। जब तक वे पहुंचेंगे तब तक मुझे वह मिल जाएगा जो मैं ढूंढ रहा हूं। प्रिया ने मुख्य दरवाजे से दूर जाते हुए कदमों की आवाज सुनी। वह खिड़की पर भागी और डर के साथ देखा कि राघव और काले कपड़े पहने आदमी घर के पीछे की ओर जा रहे थे, बंद कमरे की ओर। राघव के पास एक भारी हथौड़ा जैसा कुछ था। वे दीवार तोड़ने वाले थे। प्रिया कमरे की ओर जाने वाले गलियारे में भागी। उसने अपनी पीठ बंद दरवाजे से टिका दी, जैसे उसका शरीर आने वाली चीज को रोक सकता हो। उसने बाहरी मिट्टी पर हथौड़े की पहली चोट सुनी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर प्रभाव से पूरा घर कांप गया। रुको, उसने अपने पूरे फेफड़ों की ताकत से चिल्लाया। यह मेरी संपत्ति है, आप जो कर रहे हैं वह अवैध है। लेकिन वॉर जारी रहे। पुरानी मिट्टी ढहने लगी। प्रिया बाहर जमीन पर गिरते हुए टुकड़े सुन सकती थी। वे दीवार में एक फुटबॉल के आकार का छेद बनाने वाले थे। अंदर क्या था देखने वाले थे। तभी एक बेताब प्रार्थना के जवाब में उसने कच्ची सड़क पर तेजी से पास आते हुए वाहनों की आवाज सुनी। कई वाहन। वह सामने की खिड़की पर भागी और संपत्ति में लाइटें जलाकर प्रवेश करते हुए 3 एसयूवी देखीं। पहली श्रीमती राधा देवी वर्मा की सफेद एसयूवी थी। अन्य 2 शिवगढ़ नगर पुलिस की गश्ती गाड़ियां थीं। श्रीमती राधा देवी वर्मा अपने वाहन से नीचे उतरीं। उनके पीछे 4 वर्दीधारी अधिकारी और सूट में एक आदमी था जिसे प्रिया ने पहचान लिया। वह कमांडर यादव था, नगर पालिका का पुलिस प्रमुख। पिछली दीवार पर वॉर अचानक रुक गए। प्रिया घर से दौड़कर बाहर निकली और राघव और काले कपड़े पहने आदमी को मिट्टी की दीवार में एक फुटबॉल के आकार के छेद के पास खड़ा पाया। राघव के हाथों में अभी भी हथौड़ा था। पुलिस की टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा पीला था। अधिकारी, इन पुरुषों को गिरफ्तार करो, प्रिया ने कांपते उंगलियों से उन्हें इशारा करते हुए चिल्लाया। वे मेरी संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं। कमांडर यादव गंभीर अभिव्यक्ति के साथ पास आया। उसने दीवार में छेद को देखा, फिर राघव को, फिर काले कपड़े पहने आदमी को जो छाया में पीछे हटने की कोशिश कर रहा था। राघव वर्मा, कमांडर ने ऐसी आवाज में कहा जो बहस नहीं मानती थी, आपको निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अतिचार के लिए गिरफ्तार किया गया है। आपको अधिकार है। रुको, राघव ने बेताब आवाज में बीच में ही रोक दिया। आप समझते नहीं हैं, इस महिला के पास कुछ ऐसा है जो मेरे परिवार का है। मेरी चाची ने इसे अवैध रूप से दिया। उस घर में एक खजाना छिपा हुआ है। एक खजाना? कमांडर यादव ने संदेह भरे स्वर में पूछा। किस तरह का खजाना? राघव ने दीवार में छेद की ओर इशारा किया। अंदर। मेटल डिटेक्टर ने पुष्टि की। सोना है, चांदी है, कीमती चीजें हैं। मेरे दादाजी ने उन्हें दशकों पहले वहां छिपाया था और अब यह महिला, उस घर में जो कुछ भी है। श्रीमती राधा देवी वर्मा की दृढ़ आवाज ने समूह के पास आते हुए बीच में ही रोक दिया। यह कानूनी रूप से प्रिया शर्मा की संपत्ति है। हमने जिन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं उनमें संपत्ति की पूरी सामग्री स्पष्ट रूप से शामिल है। उस घर के अंदर कुछ भी कानूनी अधिकार से उसका है। लेकिन चाची, वह पारिवारिक विरासत थी। आप इसे सिर्फ एक अजनबी को नहीं दे सकती। मैं अपनी संपत्तियों के साथ जो चाहूं कर सकती हूं, राघव, और मैंने किया। श्रीमती राधा देवी वर्मा कमांडर की ओर मुड़ी। मेरे पास यहां दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां हैं। सब कुछ वकील के सामने कानूनी रूप से किया गया था। इस महिला ने मेरे पोते की जान बचाई। मैंने उसे कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में घर और उसकी पूरी सामग्री दी। मेरे भतीजे का इसमें से किसी पर भी कोई कानूनी अधिकार नहीं है। कमांडर ने श्रीमती राधा देवी वर्मा द्वारा दिए गए दस्तावेजों की जांच की। फिर उसने राघव को घृणा से देखा। श्री वर्मा, दस्तावेज क्रम में है। इस संपत्ति या उसकी सामग्री पर आपका कोई अधिकार नहीं है। आपने आज रात जो किया वह एक गंभीर अपराध है। उसने अपने अधिकारियों को इशारा किया। उसे गिरफ्तार करो। नहीं, रुको, राघव चिल्लाया, जबकि अधिकारी पास आ रहे थे। मैं तुम्हें भुगतान कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। लेकिन कड़े उसके हाथों में पहले ही थे। काले कपड़े पहने आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें पुलिस की गाड़ियों की ओर ले जाया गया, जबकि राघव धमकी और शाप दे रहा था जो रात में खो गए। जब पुलिस की गाड़ियां अपने बंदियों के साथ चली गईं, तो केवल चुप्पी रह गई। प्रिया गीली घास पर गिर पड़ी, सिर से पांव तक कांप रही थी। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था, सब कुछ आपदा के इतने करीब था। श्रीमती राधा देवी वर्मा उसके पास घुटने टेकी और उसे कसकर गले लगाया। अब सब ठीक हो गया, सब खत्म हो गया, तुम सुरक्षित हो।
और अगर वह वापस आता है, और अगर वह और लोगों को काम पर रखता है, और अगर वह वापस नहीं आएगा। श्रीमती राधा देवी वर्मा ने पूर्ण निश्चितता के साथ कहा। कमांडर यादव, मुझ पर कई एहसानमंद हैं। राघव को कम से कम 1 महीना जेल में बिताना होगा, और जब वह बाहर आएगा तो उसके पास एक निषेध आदेश होगा जो उसे इस संपत्ति के 500 मीटर के भीतर आने से रोकेगा। इसके अलावा उनके थके हुए चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। मैं कल अपने वकील से बात करूंगी। मैं अपनी वसीयत बदलूंगी। जो कुछ भी मेरे पास है, मेरी पूरी संपत्ति मेरे मरने पर धर्मार्थ संस्थाओं को जाएगी। राघव और फाल्गुनी को 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। जब उन्हें पता चलेगा तो वे मेरी वसीयत से लड़ने में इतने व्यस्त होंगे कि तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। प्रिया ने आंखों में आंसू लिए करोड़पति को देखा। आप मेरे लिए यह सब क्यों कर रही हैं? क्योंकि तुम वह बेटी हो जो मुझे कभी नहीं मिली। क्योंकि मैंने तुम में कुछ ऐसा देखा था जो मैंने बहुत पहले खो दिया था। लालच से भरी दुनिया में सच्ची दयालुता। श्रीमती राधा देवी वर्मा ने अपने रूमाल से उसके आंसू पोंछे। और क्योंकि मेरे दादाजी किशन लाल चाहते थे कि उनकी संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाए जो इसका उपयोग अच्छे के लिए करे। किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसका दिल अच्छा हो लेकिन किस्मत खराब हो। कोई तुम्हारे जैसा। प्रिया बात नहीं कर सकी। बस उसने श्रीमती राधा देवी वर्मा को गले लगाया और कृतज्ञता, राहत, शुद्ध खुशी के आंसू रोए। अगले दिन संक्रमण के थे। मंजिल वर्मा ने घर की मरम्मत पूरी की, जिसमें उस कमरे की दीवार में राघव द्वारा किया गया छेद भी शामिल था। टेढ़ा मेढ़ा घर अब मजबूत और सुंदर पड़ोस की ईर्ष्या बन गया। प्रिया ने श्रीमती राधा देवी वर्मा की सलाह से बहुत सावधानी से खजाने के टुकड़े बेचना शुरू किया। यहाँ एक हार, वहां एक पेंटिंग, हमेशा एडमंडो कुमार के माध्यम से, हमेशा पूर्ण विवेक के साथ। उसने कभी भी इतना नहीं बेचा कि ध्यान आकर्षित करे, लेकिन उसने उतना जरूर बेचा जितना अपने परिवार की जिंदगी बदलने के लिए जरूरी था। पहले उसने शिवगढ़ में एक बड़ा घर खरीदा, सबसे अच्छे स्कूलों के पास। उसने टेढ़े मेढ़े घर को निवेश संपत्ति के रूप में रखा। उसे एक युवा परिवार को किराए पर दिया जिसने उसे हंसी और जीवन से भर दिया। गुप्त कमरे को सावधानी से खाली कर दिया गया और उसकी सामग्री को चंडीगढ़ में एक सुरक्षा जमा पेटी में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां केवल प्रिया और श्रीमती राधा देवी वर्मा की पहुंच थी। अर्जुन ने सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के साथ निजी कक्षाएं शुरू कीं और गणित के लिए एक आश्चर्यजनक प्रतिभा दिखाई। जुड़वां रोहन और सोहन एक पेशेवर फुटबॉल टीम के बुनियादी बल में शामिल हो गए, जिसने खिलाड़ियों के रूप में उनकी प्राकृतिक क्षमताओं को उजागर किया। मीरा ने पियानो सबक शुरू किए और नए घर को संगीत से भर दिया। रिया एक लोक नृत्य समूह में शामिल हो गई और हर प्रस्तुति में चमकती थी। और छोटा कृष, जो अब 3 साल का था, एक प्री स्कूल में जाता था, जहां वह अन्य बच्चों से घिरा सीखता और बढ़ता था। प्रिया को अपने जीवन में पहली बार सांस लेने, सोचने, सपने देखने का समय मिला। उसने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के लिए रात की कक्षाएं लीं, जिसे उसने राजेश से शादी करने पर छोड़ दिया था। उसने पाया कि उसे पढ़ना बहुत पसंद था। उसने पाया कि वह बुद्धिमान, सक्षम थी, उससे कहीं ज्यादा, जितना किसी ने उसे कभी नहीं बताया था। और श्रीमती राधा देवी वर्मा उनके जीवन में एक स्थिर उपस्थिति बन गईं। वह उनके साथ हफ्ते में कम से कम 2 बार रात का खाना खाती थीं। जुड़वां बच्चों के फुटबॉल मैचों में शामिल होती थीं। मीरा को पियानो बजाते सुनती थीं। रिया और कृष को कहानियां सुनाती थीं। वह दादी बन गई थीं जो बच्चों को कभी नहीं मिली थीं। राघव की गिरफ्तारी के 6 महीने बाद प्रिया अपने नए घर की रसोई में एक पारिवारिक रात के खाने के लिए दाल मखनी तैयार कर रही थी जब दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला और श्रीमती राधा देवी वर्मा के बेटे जयंत वर्मा को अपनी पत्नी वैशाली और बेटे आर्यन के साथ दहलीज पर खड़ा पाया। प्रिया, जयंत ने विनम्र आवाज में कहा, मैं जानता हूं कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते। मैं जानता हूं कि मैं अपनी मां के लिए सबसे अच्छा बेटा नहीं रहा हूं, लेकिन वह हमेशा तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बच्चों के बारे में, तुमने मेरे बेटे को कैसे बचाया के बारे में बात करती हैं। वह थोड़ा रुक गया, स्पष्ट रूप से असहज था। मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता था और पहले ऐसा न करने के लिए माफी मांगना चाहता था। आर्यन, जो अब 6 साल का था, अपने पिता के पैरों के पीछे शर्माते हुए छिप गया, लेकिन जब उसने प्रिया को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। आप वह महिला हैं जिसने मुझे झील से बचाया था। प्रिया उसके स्तर तक घुटने टेकी और मुस्कुराई। नमस्ते आर्यन, तुम कैसे हो? ठीक हूं। पिताजी कहते हैं कि आप एक नायिका हैं। वे कहते हैं कि आपके बिना मैं होता। बच्चे ने वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन उसकी छोटी आंखें आंसुओं से भर गईं।
प्रिया ने उसे धीरे से गले लगाया। तुम ठीक हो, बस यही मायने रखता है। उस रात का खाना शोरगुल वाला और अराजक था और एकदम सही था। प्रिया के बच्चे और आर्यन बगीचे में खेल रहे थे। जयंत और वैशाली श्रीमती राधा देवी वर्मा से शिवगढ़ वापस जाने के बारे में बात कर रहे थे ताकि वे उनके करीब रह सकें। प्रिया रसोई से दृश्य देख रही थी। उसका दिल इतना भरा हुआ था कि उसे लगा कि वह फट जाएगा। तुम क्या सोच रही हो? श्रीमती राधा देवी वर्मा ने 2 कप कॉफी के साथ उसके पास आते हुए पूछा। मैं राजेश के बारे में सोच रही हूं, प्रिया ने ईमानदारी से कहा। काश वह यह सब देखने के लिए यहां होते, अपने बच्चों को खुश, स्वस्थ और भविष्य के साथ देखने के लिए, यह जानने के लिए कि अंत में सब कुछ ठीक हो गया। वह जानता है, श्रीमती राधा देवी वर्मा ने धीरे से कहा। वह जहां कहीं भी है, वह जानता है और उसे तुम पर गर्व है। टेढ़े मेढ़े घर को प्राप्त करने के 1 साल बाद प्रिया एक रविवार दोपहर अपने मूल घर के बरामदे में बैठी थी। घर को पूरी तरह से बहाल कर दिया गया था और अब किराए पर रहने वाला परिवार उसे प्यार से देखभाल करता था। प्रिया कभी कभी उसे देखने आती थी, बस याद रखने के लिए। श्रीमती राधा देवी वर्मा अपनी सफेद एसयूवी में आईं और उसके पास मरम्मत की हुई सीढ़ियों पर बैठ गईं। क्या तुम्हें पता है कि मेरे दादाजी किशन लाल ने मरने से पहले मुझसे क्या कहा था? करोड़पति ने अचानक पूछा। मैं 12 साल की थी। वह अपनी बिस्तर पर बहुत बीमार थे, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, राधा, पैसा सिर्फ कागज और धातु है। जो मायने रखता है वह है कि तुम उसका क्या करती हो। उसका उपयोग उसकी रक्षा के लिए करो जो इसके हकदार हैं, उसे अवसर देने के लिए जिसका दिल अच्छा है लेकिन किस्मत खराब है। यही एकमात्र तरीका है जिससे पैसे का सच्चा मूल्य होता है। श्रीमती राधा देवी वर्मा ने अपनी भूरी आंखों में आंसू लिए प्रिया को देखा। दशकों तक मुझे समझ नहीं आया कि उनका क्या मतलब था। मैंने उनकी संपत्ति को इस कमरे में छिपा कर रखा था, इस डर से कि वह गलत हाथों में न पड़ जाए। लेकिन जब मैंने तुम्हें बिना सोचे समझे उस झील में कूदते हुए देखा, जब मैंने तुम्हारा शुद्ध दिल और तुम्हारी बहादुरी देखी, तो आखिरकार मुझे समझ आया कि मेरे दादाजी का क्या मतलब था। उन्होंने प्रिया का हाथ अपने हाथों में ले लिया। तुम ही वह कारण हो कि उन्होंने उस खजाने को रखा था। तुम ही वह व्यक्ति हो जो उसे खोजने की हकदार थी। प्रिया बोल नहीं पाई, बस उसने श्रीमती राधा देवी वर्मा को गले लगाया और कृतज्ञता, राहत, शुद्ध खुशी के आंसू रोए। 3 साल बाद अर्जुन को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति के साथ दिल्ली प्रौद्योगिकी संस्थान में स्वीकार किया गया। जुड़वां बच्चे एक पेशेवर फुटबॉल टीम के युवा वर्ग में खेल रहे थे। मीरा शहर में पियानो संगीत कार्यक्रम दे रही थी। रिया ने एक राज्य स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता जीती और कृष, जो अब 5 साल का था, ऐसी किताबें पढ़ता था जिन्हें 7 साल के बच्चे मुश्किल से समझ पाते थे। प्रिया ने अपनी इंटरमीडिएट पूरी कर ली थी और स्थानीय विश्वविद्यालय में व्यवसाय प्रशासन की पढ़ाई कर रही थी। उसने एक छोटी सी नींव खोली थी जो उन विधवाओं की मदद करती थी जो उसकी जैसी ही स्थितियों में थीं। वह उन्हें काम, प्रशिक्षण, भावनात्मक समर्थन देती थी। उसने इसका नाम किशन लाल वर्मा स्मृति संस्थान रखा था, श्रीमती राधा देवी वर्मा के दादाजी के सम्मान में। और टेढ़ा मेढ़ा घर, वह झुकी हुई संरचना जो एक बार ढहने वाली लगती थी, शिवगढ़ में एक किंवदंती बन गई थी। लोग उस गरीब विधवा की कहानी सुनाते थे जिसे एक ऐसा घर मिला था जो लगता था, लेकिन जिसमें एक चमत्कार छिपा था। एक घर जो शाप से नहीं बल्कि एक ऐसे आदमी के प्यार और उदारता के वजह से झुका हुआ था जिसने अपनी संपत्ति सही व्यक्ति के लिए बचाई थी। एक ऐसा व्यक्ति जो उसके खून से नहीं था, लेकिन जिसने ऐसा दिल दिखाया था जिसे वह हमेशा महत्व देते थे। विनम्र, बहादुर, दयालु। जिस रात प्रिया ने अपने पति को बढ़ई की दुकान में मरते हुए देखा था, उसके 5 साल बाद वह अपने 6 बच्चों के साथ टेढ़े मेढ़े घर के सामने खड़ी थी। सभी सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहने हुए थे। श्रीमती राधा देवी वर्मा उसके पास खड़ी थीं। अब 65 साल की थीं, लेकिन अभी भी मजबूत और गरिमामय थीं। माँ, अर्जुन ने कहा, जो अब 19 साल का था और उससे लंबा था। क्या तुम तैयार हो? प्रिया ने आखिरी बार घर को देखा। वह घर जो एक रहस्य के वजह से झुका हुआ था। वह घर जिसने उसे दूसरा मौका दिया था। वह घर जिसने उसकी और उसके बच्चों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। हाँ, उसने दृढ़ आवाज में कहा, मैं तैयार हूं। क्योंकि उस दोपहर प्रिया शर्मा कुछ ऐसा करने जा रही थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह अर्जुन के विश्वविद्यालय से स्नातक समारोह में जा रही थी। वह अपने बेटे, मृत बढ़ई के बेटे और गरीब विधवा के बेटे को इंजीनियर की डिग्री प्राप्त करते देखने जा रही थी। और फिर वे एक सुरुचिपूर्ण रेस्तरां में रात का खाना खाने जाएंगे, 8 एक साथ। न केवल स्नातक समारोह का जश्न मना रहे थे,
बल्कि उस पूरे रास्ते का भी जश्न मना रहे थे जो उन्होंने तय किया था। एक रास्ता जो एक त्रासदी के साथ शुरू हुआ था, अपमान और गरीबी के साथ जारी रहा था, लेकिन जिसने सबसे सरल और गहरे कार्य में मुक्ति पाई थी, दयालुता। बिना कुछ मांगे एक जान बचाने की दयालुता, उस दयालुता को पहचानने और उसे पुरस्कृत करने की दयालुता। दयालुता जो पानी में लहरों की तरह गुणा और फैलती है, जीवन को छूती है, भाग्य को बदलती है, चमत्कार पैदा करती है। जब वे प्रिया द्वारा ईमानदारी से अर्जित पैसे और उसके विवेकपूर्ण निवेश से खरीदी गई नई कार की ओर चल रहे थे, तो कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ा। माँ, क्या यह सच है कि हम एक बार गरीब थे? प्रिया अपने सबसे छोटे बेटे के पास घुटने टेकी और उसके बालों को सहलाया। हाँ मेरे प्यार, हम एक बार गरीब थे, लेकिन हम कभी दुखी नहीं थे, क्योंकि हमारे पास हमेशा प्यार था और अब हमारे पास प्यार और अवसर भी हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो तुम्हें कभी नहीं भूलनी चाहिए, वह यह है कि प्यार पहले आया। और टेढ़ा मेढ़ा घर? बच्चे ने उत्सुकता से पूछा। वह टेढ़ा क्यों था? प्रिया मुस्कुराई, शाम की धूप में चमकती हुई झुकी हुई संरचना की ओर देखते हुए, क्योंकि कभी कभी जीवन की सबसे कीमती चीजें इतनी भारी, इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि वे अपने चारों ओर सब कुछ थोड़ा झुका देती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे टूटी हुई हैं, इसका मतलब सिर्फ यह है कि वे भरी हुई हैं, इतिहास से भरी हुई हैं, प्यार से भरी हुई हैं, रहस्यों से भरी हुई हैं जो सही व्यक्ति द्वारा खोजे जाने का इंतजार कर रही थीं। और आप सही व्यक्ति थीं, वे कहते हैं। प्रिया ने अपने बेटे को गले लगाते हुए जवाब दिया। लेकिन मुझे लगता है कि सही व्यक्ति बस कोई ऐसा है जो सही काम करने को तैयार है जब कोई और नहीं करेगा। कोई ऐसा है जो अपनी जान से प्यार की रक्षा करता है, क्योंकि अंत में जिसकी तुम अपनी जान से रक्षा करते हो, वह तुम्हारी रक्षा करता है। और जब कार कच्ची सड़क पर चली गई, टेढ़े मेढ़े घर को पीछे छोड़ते हुए, जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था, तो प्रिया को पूर्ण निश्चितता के साथ पता था कि सब कुछ इसके लायक था। हर आंसू, हर अपमान, डर और संदेह का हर पल, क्योंकि अंत में दयालुता को हमेशा उसका इनाम मिलता है। हमेशा तब नहीं जब हम उसकी उम्मीद करते हैं, हमेशा तब नहीं जब हम उसकी कल्पना करते हैं, लेकिन हमेशा अंततः जीवन तुम्हें वही वापस देता है जो तुम देते हो। और उसने वह सब कुछ दिया था जो उसके पास था, उसका काम, उसकी गरिमा, उसकी बहादुरी। और जीवन ने उसे एक टेढ़े मेढ़े घर में छिपा हुआ एक चमत्कार वापस दिया था। धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था कि सही व्यक्ति दरवाजा खोले और खोजे कि सबसे बड़े खजाने वे नहीं हैं जो सोने और चांदी से चमकते हैं, वे हैं जो प्यार से बने हैं, बहादुरी से संरक्षित हैं और एक उदार दिल के साथ साझा किए जाते हैं, जो कभी नहीं भूलता कि वह कहां से आया और उसे किसे धन्यवाद देना चाहिए। अगर आप इस कहानी से भावुक हुए तो आगामी कहानियों को न चूकने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान आपका भला करें।